चलिए देखिए दोस्तों, मैं सभी युवा साथियों को प्रणाम करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, कंप्रीहेंशन, इसके बाद जितने करंट अफेयर्स पूछे हैं दोस्तों, और क्विसी, और इसके बाद जो है रीजनिंग अभी चालू किया हूँ दोस्तों। 1995 से 2023 तक जितने पूछे हैं दोस्तों, मैंने सबको उत्तर सहित जो है वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिया है दोस्तों, वहाँ से आप जाकर देख लीजिए दोस्तों। भारतीय परिदृश्य से मैंने पहले करा चुका हूँ, और आज अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से जो भी प्रश्न आए हैं दोस्तों, वो आज अंत कर दूंगा दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, इसमें मैं उन्हीं प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान दूंगा जो भविष्य में पूछे जाने की संभावना है। जो भविष्य में नहीं पूछा जा सकता उसको पढ़ के मैं छोड़ दूंगा। तो मेरा फोकस दोस्तों पूरी तरीके से ये रहेगा कि जो भविष्य में प्रश्न बन सकते हैं उस पर समय देना। एक भी सेकंड अपने जीवन का कीमती समय हम नुकसान नहीं करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऐसी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो भी निःशुल्क करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर लीजिए दोस्तों। ये निःशुल्क गांव के युवाओं के लिए ही बनाया गया चैनल है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से मिलकर विश्व बैंक का गठन करते हैं? विश्व बैंक के का निर्माण जो होता है दोस्तों, उसमें कौन कौन सी संस्था शामिल है? पहला, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि। कौन कौन से मिल के जो है विश्व बैंक का गठन करते हैं? वर्ल्ड बैंक का गठन जो है कौन कौन से मिलकर करते हैं? देखिए दोस्तों, आप ध्यान से देखते रहिएगा, मैं उंगली उंगली नहीं रखूंगा। ये 1995 में पूछा गया प्रश्न है। जो ये नीला टाइप में दिख रहा है ना दोस्तों कोने पर, ये जो है 1995 व्यक्त करेगा कि किस वर्ष ये प्रश्न पूछा गया। देखिए, विश्व बैंक का गठन कई संस्थाएं मिलकर करती हैं, अर्थात विश्व बैंक कई संस्थाओं का एक समूह है जो निम्नलिखित है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक। अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। IBRD, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, तीसरा ऑप्शन भी सही है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ठीक, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, दूसरा ऑप्शन भी सही है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था, मीगा, निवेश विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। विश्व बैंक की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के से उत्पन्न जर्जर अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण एवं अल्प विकसित देशों के विकास के लिए दिसंबर 1945 में अल्प विकसित देशों के विकास के लिए दिसंबर 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था दोस्तों। तो कौन कौन सा ऑप्शन बताए दोस्तों हमने? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक पहला, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ये तीनों हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि नहीं है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि नहीं है दोस्तों। तो ये तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। कौन कौन सा होता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था भी इसमें शामिल होती है दोस्तों, निवेश विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, ये सब होता है दोस्तों। तो 1, 2 और 3 सही है दोस्तों, चौथा गलत है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विश्व बैंक। देखिए दोस्तों, विश्व बैंक के बारे में थोड़ा सा जाके गहरी तरीके से जानकारी ले लीजिए, कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है। अगला दोस्तों, कौन सी शाखा कहाँ जो है? हमास। हमास दोस्तों आतंकवादी संगठन है, अभी भी चर्चा में है। 1995 में चर्चा में था दोस्तों, और अभी भी चर्चा में है। हमास फलस्तीन का अतिवादी दल, सिन फेन, IRA की राजनीतिक शाखा। और तीसरा, सत्य पथ दल, तुर्की में मिली जुली सरकार का प्रमुख घटक। दोस्तों इसको तैयार कर लीजिए। ये सब आतंकवादी जितने संगठन हैं दोस्तों, जो उनको भी हमको याद रखने की जरूरत है दोस्तों। क्या है कि दुनिया में समस्याएं पैदा यही करते हैं, और दुनिया में जो जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं महत्वपूर्ण बनती हैं तो उनसे पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें जो है हमास की स्थापना 1987 में फिलिस्तीन में, सिनफेस की स्थापना 1905 में आयरलैंड में। कहाँ की गई थी सिनफेस की घटना? सिनफेस IRA आयरलैंड में दोस्तों। तथा ट्वेपाथ पार्टी की स्थापना 1983 में तुर्की में की गई थी। सत्य पथ दल तुर्की में मिला जुला सरकार। तो इसमें सभी ऑप्शन सही है दोस्तों। हमास फिलिस्तीन से संबंधित है, सिनफेस IRA की राजनीतिक शाखा है, आयरलैंड में है, सत्य पथ दल दोस्तों तुर्की में है। तो तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। और दोस्तों अफ्रीका में सूडान में जो सीरिया में जो है
जो आतंकवादी संगठन, उनका भी नाम आप जानते रहिए। यमन में जो है हुती विद्रोही हैं, उनको भी जानते रहिए दोस्तों। अभी जो चर्चा में बीबीसी न्यूज़ सुनिए दोस्तों, बीबीसी हिंदी न्यूज़ जो है 18 मिनट का आता है या 30 मिनट का, उसको सुनिए दोस्तों। उससे आपको राजनीतिक जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में जो है थोड़ी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। ये दुनिया के बारे में 18-20 मिनट में आपको बेहतरीन जानकारी हो जाएगी। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सुख मृत्यु को वैध कर दिया है? चलिए दोस्तों, अब ये रिलेवेंट प्रश्न नहीं रहा। चौथा, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य था? उद्देश्य क्या था दोस्तों WTO की स्थापना का? पहला, विविध देशों के बीच मुक्त व्यापार और संसाधन प्रवाह का संवर्धन करना। दूसरा, बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों का रक्षण करना। तीसरा, बौद्धिक देशों के बीच संतुलित व्यापार की व्यवस्था करना। विभिन्न देशों के बीच संतुलित व्यापार की व्यवस्था करना। चौथा, भूतपूर्व पूर्वी ब्लॉक के देशों और पश्चिमी विश्व के बीच व्यापार का संवर्धन करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भविष्य में भी बन सकता है और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, और अच्छे अच्छे लोग गलत भी कर सकते हैं इसको। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं WTO, विश्व व्यापार संगठन, ये दोस्तों व्यापार को नियंत्रित व्यापार का जो है सुलभ बनाती है, कि दुनिया में जो व्यापार हो वो क्या हो, सुलभ हो दोस्तों। क्या बनाती है? सुलभ। व्यापार में विवाद होता है तो उसकी सुनवाई भी करती है दोस्तों। ठीक, आपस में हो रहे व्यापार को बढ़ावा देना इसका काम है दोस्तों। देशों को आपस में बातचीत का रास्ता खोलती है जहां बंद होता है। यह संगठन एक संस्था है जो व्यापार के क्षेत्र में हुए समझौतों का संरक्षक है। संस्था का जन्म 1995 में हुआ था दोस्तों। WTO का जन्म कब हुआ? 1995 में। इसकी एक खास कमेटी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या बौद्धिक संपदा अधिकार को देखती है दोस्तों। तो इसकी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा ऑप्शन जो है, देखिए दोस्तों, पहला, विविध देशों के बीच मुक्त व्यापार और संसाधन प्रवाह का संवर्धन करती है, पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। दूसरा, बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों का रक्षण करती है, बिल्कुल दोस्तों, बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों का भी रक्षण करती है। तीसरा, विभिन्न देशों के बीच संतुलित व्यापार की व्यवस्था। संतुलित मतलब व्यापार का मतलब ये हुआ कि व्यापार में किसी देश को घाटा ना हो, किसी देश को फायदा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है दोस्तों। किसी को घाटा, किसी को नुकसान होगा, और इसलिए जो है ये संतुलित व्यापार की व्यवस्था करने वाला कोई संस्था नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन हो गया गलत। चौथा, भूतपूर्व पूर्वी ब्लॉक के देशों और पश्चिमी विश्व के बीच व्यापार का संवर्धन। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि यह भूतपूर्व पूर्वी ब्लॉक के देशों का और पश्चिमी के बीच व्यापार का संवर्धन, ऐसा कुछ नहीं करती। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, नाफ्टा आसियान जैसे उद्भूत हो रहे संसार के व्यापार समूहों से आशा की जाती है। क्या आशा की जाती है दोस्तों? तो सीधा उत्तर जान लेते हैं दोस्तों। क्या एक जो है ऑप्शन पढ़ के हम समय क्यों खराब करें, सीधा उत्तर जान लीजिए इसका। देखिए दोस्तों, यदि किसी व्यापार गुट की स्थापना होती है तो अधिकतर व्यापार गुट के सदस्य देशों से होती है। दुनिया के अन्य देश व्यापार के इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय सभी देशों के बीच व्यापार को बढ़ाना है। ऐसे व्यापार गुटों की स्थापना में विश्व व्यापार के उद्देश्यों में बाधा आती है। हालांकि उन व्यापार गुटों से आशा की जाती है कि वे WTO द्वारा निर्धारित रीति से मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन दे। अगला दोस्तों क्या है, देखिए दोस्तों, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, आसियान के बारे में देख लेते हैं। नहीं, तो इसमें देखते हैं दोस्तों, पांचवा का, नाफ्टा और आसियान जैसे उद्भूत हो रहे संसार के व्यापार समूह से आशा की जाती है। क्या आशा की जाती है दोस्तों? कि बी ऑप्शन सही हो जाए, विश्व व्यापार WTO द्वारा निर्धारित रीति से मुक्त व्यापार का ये संवर्धन करें। नाफ्टा और आसियान से क्या आशा की जाती है दोस्तों? कि ये WTO द्वारा बनाए गए रीति से मुक्त व्यापार को क्या करें, आगे बढ़ाएं दोस्तों। तो आ जाएगा ऑप्शन पांचवा का बी। छठवां का दोस्तों है, देखते हैं दोस्तों छठवां का देखिए, उनमें अद्भुत विविधता है। वे सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोलते हैं। उनमें 20 जाति समूह समाविष्ट हैं। उनमें अत्यधिक औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं भी हैं और संधोधात अर्थव्यवस्था भी है। वे पृथ्वी तल के आधे भाग में व्याप्त हैं। अब उनमें विश्व जनसंख्या का लगभग 2/5 भाग है। यह समेकित
देश समूह है दोस्तों। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है दोस्तों। इसके बारे में अभी जाके अब वर्तमान में पढ़िए दोस्तों, इसकी कहानी क्या है। ठीक है, तो एशिया एपेक है दोस्तों, इसको वर्तमान में जाके पढ़िए, अभी के लिए इसको छोड़ दीजिए दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाएं कौन सी है? यूएनओ की जो भाषा है दोस्तों अधिकृत, वो कौन कौन सी है दोस्तों? तो अंग्रेज तो रहेगा दोस्तों। अंग्रेजी ब्रिटेन वाले तो पहले कब्जा करेंगे इस पर, इसलिए कि उसी का बोलबाला था जब 1945 में स्थापना हुई। चाइनीज भी दोस्तों है, भारत नहीं है इसमें, भारतीय भाषा नहीं है दोस्तों, चाइनीज भी है, फ्रेंच भी है दोस्तों, फ्रेंच भी है, रशियन भी है, अरेबिक भी है एवं स्पेनिश भी है। लेकिन दोस्तों भारतीय भाषा नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो अंग्रेजी हो गया, फ्रेंच हो गया, चीनी हो गया, रूसी हो गया, अरबी हो गया, स्पेनी हो गया, ये सब भाषाएं हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 छह भाषा है, 2 2 4 2 6। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूस, अरबी, स्पेन, ये संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषाएं हैं दोस्तों। ये निम्नलिखित में से मिलाइए दोस्तों। रिंग सूचियों मिलान के दिए। रिंगिट क्या है दोस्तों? रिंगिट मलेशिया, बाट, थाईलैंड रुपी है। इंडोनेशिया तथा वन दक्षिण कोरिया की मुद्रा है दोस्तों। इसका ऑप्शन दोस्तों ये मुद्राएं हैं। रिंगिट दोस्तों मलेशिया की मुद्रा है, बाहट दोस्तों जो है थाईलैंड की मुद्रा है, रुपी है दोस्तों, रुपी जो है इंडोनेशिया की है, और वान जो है दोस्तों दक्षिण कोरिया की है। अगला, निम्नलिखित देशों में से किस एक के उपग्रह से एंटार्क्टिका का विस्तृत एक मानचित्र बनाने में सहायता मिली है? कोई मतलब नहीं है दोस्तों अब इसका। मोडोज 1972 के अनुसार विश्व जनसंख्या, प्रदूषण, खाद्यान्न उत्पादन और संसाधन अवक्षय से यदि वर्तमान प्रवृत्तियां अपरिवर्तित बनी रहती हैं तो हमारे ग्रह पर समृद्धि की परिसीमाएं आ जाएंगी। अगले 10वां का दोस्तों क्या हो जाएगा? अगले जो है 100 वर्षों में दोस्तों, 1972 से 100 वर्ष, 22 खत्म कहानी हो गया दोस्तों। लेकिन जानते रहिए दोस्तों इसको भी। ये दोस्तों डोन्स जोन्स, हैगसेंग और FTSA लंदन, ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये पूछा है, इसको छोड़ देते हैं दोस्तों, कोई मतलब नहीं है। मेरे कोर्स किससे? दक्षिण समूह से। 12वां का क्या किया जाए दोस्तों? मर्कोसर दोस्तों, मर्कोसर जो है, मर्कोसर के बारे में जान लीजिए दोस्तों। 4 देशों अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे तथा उरुग्वे के बीच 1991 में हुए एक आर्थिक एवं राजनीतिक समझौता है दोस्तों। अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे। वैसे आने की तो कोई संभावना नहीं है दोस्तों, आने की तो कोई संभावना नहीं है। तो लैटिन अमेरिका देशों के समूह से है दोस्तों। मर्कोसो क्या है दोस्तों? लैटिन अमेरिकी देश से संबंधित है। कौन कौन देश है? अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे तथा उरुग्वे। जानते रहिए दोस्तों, हो सके आ जाए लैटिन अमेरिका देशों का। जो अर्थशास्त्री WTO मसौदा दस्तावेज के साथ संबंध थे वे थे, कौन थे दोस्तों? वे अमर्त्य सेन, WTO मसौदा दस्तावेज से संबंधित थे दोस्तों, अमर्त्य सेन थे, अमर्त्य सेन। भारत के थे इसलिए दोस्तों याद रखिए, थोड़ा सा करिए तो भारत के उपलक्ष्य में पूछ ले भाई ऐसा प्रश्न। अगला दोस्तों दिया है सूची फर्स्ट को WTO और IDA, IMF और IBRD तो अल्प अवधि भुगतान शेष की समस्याओं का निदान के लिए ऋण देते हैं। बहुपक्षीय व्यापार वार्ता निकाय और सुलभ ऋण की स्वीकृति, पुनर्निर्माण और विकास के लिए उधार देने और ऋण लेने के लिए सुविधा प्रदान करते हैं। बोलिए दोस्तों किसका क्या काम है? WTO क्या करता है दोस्तों? उधार देता है, उधार से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। बहुपक्षीय व्यापार वार्ता निकाय है, बिल्कुल ये हो सकता है दोस्तों। तो WTO का क्या हो सकता है दोस्तों? पहला का दोस्तों क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है पहले का। देखिए दोस्तों WTO या विश्व व्यापार संगठन का कार्य विश्व के देशों के बीच संघ का कार्य विश्व के बीचों के बीच व्यापार में मौजूद अड़चनों को समाप्त करना है दोस्तों। तो पहला का एक का दूसरा मिलान हो जाएगा, एक का 2 हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का कार्य गरीब देशों में
गरीबी के दुष्चक्र को समाप्त करना है दोस्तों। ये विकास करती है, विकास करने का मतलब गरीबी समाप्त करेगी। कहाँ? गरीब देशों में दोस्तों। तो ये कहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? बी का क्या मिलान करेंगे आप? बी का तीसरा दोस्तों, सुलभ ऋणों की स्वीकृति करता है। आईडीए क्या करता है दोस्तों? सुलभ ऋण देता है, कर्ज देता है गरीबी समाप्त करने के लिए। आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं दोस्तों। इसका काम क्या है? ये दोस्तों देशों में भुगतान संतुलन को ठीक रखना है। देशों में भुगतान संतुलन को क्या करता है दोस्तों? ठीक करता है, उधार देता है, कर्ज देता है जो फंस जाते हैं। तो सी का वो हो जाएगा दोस्तों, अल्प अवधि भुगतान शेष की समस्याओं के निदान के लिए पहला हो जाएगा। सी का पहला हो जाएगा। आईबीआरडी दोस्तों, आईबीआरडी अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण और विकास बैंक भी गरीब देशों की सहायता करता है। यह संस्था गरीब परंतु साख विश्वसनीयता रखने वाले देशों को सतत विकास के लिए मदद करता है। तो आईबीआरडी दोस्तों क्या हो जाएगा? डी का चौथा, पुनर्निर्माण और विकास के लिए उधार देने और ऋण लेने के लिए सुविधा प्रदान करता है। अब दोस्तों यूरोपीय संघ के बारे में, यूरोपीय संघ के विषय में जाके पढ़ लीजिए दोस्तों। इस बार यूरोन का जो मुद्दा है ना, उसकी वजह से यूरोपीय संघ जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। उसके अध्यक्ष कौन है, कभी इसकी स्थापना हुई, सदस्य कौन है, जाके पढ़ लीजिए दोस्तों बढ़िया से। देखिए दोस्तों, यूरोपीय संघ को पूर्व में यूरोपीय समुदाय के रूप में जाना जाता था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यूरोपीय समुदाय के रूप में ही जाना जाता था, इसी के लिए बना था। दूसरा, सिंगल यूरोपीय एक्ट 1986 और मास्ट्रिच संधि इसके निर्माण में मील के पत्थर हैं, यह भी सही है दोस्तों। तीसरा, यूरोपीय संघ देशों के नागरिक द्वितीय नागरिकता का उपभोग करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, यूरोपीय संघ में अगर आप एक देश के नागरिक बन जाते हैं तो दूसरे देश के भी नागरिक बन जाते हैं। चौथा, स्विट्जरलैंड यूरोपीय संघ का एक सदस्य है दोस्तों। स्विट्जरलैंड है कि नहीं, अभी जाके आप देखिए, इसको पढ़िए दोस्तों, इसके बाद आपको समझ में आए, क्योंकि स्विट्जरलैंड यूरोपीय संघ का, तो ये आप वर्तमान में यूरोपीय संघ के बारे में पढ़िए दोस्तों। पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही है, चौथा आपको देखना चाहिए। 16वां दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? गलत है दोस्तों। दिनार न्यू दिनार मुद्रा है। दिनार और न्यू दिनार मुद्रा कहाँ की है दोस्तों? कहाँ की नहीं है? कौन एक सही नहीं है दोस्तों? गलत कौन है? देखिए दोस्तों, ये प्रश्न ही गलत है। यूएनई की मुद्रा जो है, यूएई की जो मुद्रा होती है दोस्तों, दिरहम होती है। सूडान की मुद्रा सूडानियन पाउंड होता है दोस्तों, ठीक। यूगोस्लाविया की मुद्रा यूगोस्लाविया दिनार होता है। ट्यूनेशिया की मुद्रा दोस्तों ट्यूनेशिया दिनार होता है। बाकी दोस्तों आप समझ जाइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। इसमें क्या करना है दोस्तों? इसमें जो है क्या बोला है, निम्नलिखित में एक सही है। कौन सा सही है दोस्तों? सीधा उत्तर जानते हैं दोस्तों, बी ऑप्शन सही है। कचातीव और 3 बीघा वे राज्य क्षेत्र हैं जो भारत सरकार द्वारा क्रमशः श्रीलंकाई बांग्लादेशी प्रभुसत्ता को सौंप दिए गए। कचातीव और 3 बीघा वे राज्य क्षेत्र हैं जो भारत सरकार द्वारा श्रीलंका और बांग्लादेशी प्रभुसत्ता को ये सौंप दिए गए, दे दिए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब इसका कोई मतलब नहीं है, उस समय सौंपा गया होगा तो आ गया होगा। 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व की काफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? काफी बंदरगाह के रूप में दोस्तों सेंटोसो लैटिन जाना जाता है। सेंटोसो लैटिन अमेरिका के ब्राजील के राज्य साओ पाउलो में अवस्थित है। इस बंदरगाह को विश्व के काफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ब्राजील का बेस्टकम, तो सेंटोसो बी हो जाएगा दोस्तों। लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है अब देखना पड़ेगा दोस्तों, ये तो 2000 का है। श्रेष्ठ बाजार का क्या अर्थ है दोस्तों? श्रेष्ठ गिल्ड एज श्रेष्ठ बाजार का क्या अर्थ है दोस्तों? 19वां का गिल्ड एज का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों श्रेष्ठ या सर्वोत्तम। इस बाजार में सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। इसमें रिजर्व बैंक माध्यम होता है। इस प्रतिभूति का मूल्य स्थिर होने के कारण इसमें जोखिम नहीं होता है, अतः इसे उत्कृष्ट बाजार कहा जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, कभी भविष्य में पूछा जा सकता है। श्रेष्ठ बाजार क्या है? गिल्ड एज क्या है दोस्तों? गिल्ड एंड क्या है दोस्तों? तो जो है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार है। अब इसमें जोखिम नहीं होता है दोस्तों, इसमें जोखिम नहीं होता है। मूल्य स्थिर होने के कारण इसमें जोखिम नहीं होता है दोस्तों, ठीक है।
रिजर्व बैंक जो है इसको बेचता है, खरीदता है, माध्यम है दोस्तों। अगला दोस्तों क्या बोला है, निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए, कौन से संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के अभिकरण है, यूएनओ के अभिकरण कौन से हैं दोस्तों। दिशा अंतरराष्ट्रीय, देखिए दोस्तों अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना 1977 में हुई थी। तीसरा ऑप्शन की बात कर रहे हैं, इसका उद्देश्य गांवों की गरीबी का उन्मूलन करना था। अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना 1977 में, इसका उद्देश्य गांवों की गरीबी का उन्मूलन करना था। और अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी दोस्तों। पहला अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक IBRD की स्थापना 1945 में युद्ध प्रभावित देशों की अर्थव्यवस्था, पुनर्निर्माण मतलब दोस्तों जो खत्म कर दिए गए हैं, जैसे ध्वस्त कर दिया गया है युद्ध में, उनको जो है युद्ध प्रभावित देशों की अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्मित तथा अल्प विकसित देशों का विकास करने के लिए किया गया था दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों IFC, विश्व बैंक समूह का एक संगठन समूह है दोस्तों, जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। IMF की स्थापना दोस्तों 1945 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों ये चारों जो है यूएनओ के अभिकरण है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्विकास तथा विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ के जितने अभिकरण है उनका काम क्या है, थोड़ा सा स्थापना कब हुई, ये सब पढ़ जाइए दोस्तों। हो सके इस बार इसका क्वेश्चन बन जाए, ये हमेशा चर्चा का विषय रहते हैं। जो रिपोर्ट जारी करते हैं महत्वपूर्ण, उनको भी थोड़ा देख जाइएगा दोस्तों। अगला दोस्तों, बाकी आप लोगों की इच्छा दोस्तों, लेकिन आपको देखना चाहिए ये सब चीज़ें दोस्तों। मैं भी पढ़ाने का प्रयास करूंगा एक बार बढ़िया से इसको, लेकिन पहले आज ये सब 1995 से 2023 तक जितने हैं दोस्तों, बस भूगोल बचा है और रीजनिंग और मैथ अब लग रहा है बचा है, बस यही दो चीज़ें बचा है, उसको मैं जल्दी खत्म कर दूंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें एक आध दो लोगों का द स्ट्रगल इन माई लाइफ, मेरे द स्ट्रगल इन माई लाइफ दोस्तों, ये जो है लेखक नेशनल मंडेला है दोस्तों। द स्ट्रगल इन माई लाइफ, द स्ट्रगल एंड द ट्रायम्फ की रचना लेक वालेस ने की है दोस्तों। पहला स्ट्रगल द स्ट्रगल इन माई लाइफ दोस्तों नेल्सन मंडेला हो गए। द स्ट्रगल एंड द ट्रायम्फ की रचना किसने की है दोस्तों, लेक वालेसा ने की है। लेक अ फ्रेंड एंड द फौज की रचना किसने की है, फ्रेंड एंड द फौज की रचना शेख मुजीबुर रहमान ने की है दोस्तों। शेख मुजीबुर रहमान ने की है। रिबर्थ की रचना किसने की है दोस्तों, रिबर्थ की रचना किसने की है दोस्तों, जो बचेगा वही तो करेगा। लियोनो दी ब्रेंजेव ने की है दोस्तों। लियोनो दी सोवियत संघ के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे दोस्तों, थोड़ा मोड़ा याद रखिए। वैसे तो पूरे फालुन गोंग दोस्तों, फालुन गोंग का है 22वां। फालुन गोंग चीन का आध्यात्मिक आंदोलन है। चीन सरकार ने इसे संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है दोस्तों। अब ऐसा प्रश्न आने शुभम चंद्रशेखर किया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व ओजोन दिवस। दो बार चुनते, दो तो आप लोग जान रहे होंगे दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसको तो सब लोग जान रहे होंगे। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, यह भी जान रहे होंगे दोस्तों। इसी को मिला के उत्तर निकल सकता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 20 मार्च को। वन कब लगाया जाता है, वानिकी दिवस 20 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 16 सितंबर को ही तो मनाया जाता है यार, ये तो कंफ्यूजन हो गया दोस्तों। इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा गलती नहीं हम पढ़ाना चाह रहे हैं। अगला दोस्तों, मानव जातीय समुदाय और किस देश से संबंधित है। अफगानी दोस्तों, अफगानी कहाँ से संबंधित है, अफगानी जो है किस देश से संबंधित है दोस्तों। चीन का मानव जातीय समुदाय उइगिर, भारत का अफगानी, इंडोनेशिया का दयाक तथा सूडान का डिंकी। अफगानी कहाँ का है दोस्तों, भारत का है दोस्तों। अफगानी जो है मानव जातीय समुदाय कहाँ का है, भारत का। दयाक कहाँ का है दोस्तों,
इंडोनेशिया का दयाक है दोस्तों। डिंकी कहाँ का है? डिंकी जो है सूडान का है दोस्तों। अब उइगिर तो सब लोग जान रहे होंगे, चीन का है, चर्चा में ही रहता है। संगठन और सूची। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहाँ है दोस्तों? इंटरनेशनल राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी संगठन जो है कहाँ है? वियना में, ऑस्ट्रिया के वियना में है दोस्तों। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी मुख्यालय वियना में है, ऑस्ट्रिया के वियना में है दोस्तों। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन ये कहाँ है दोस्तों? जेनेवा में है दोस्तों। इसका काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ का काउंसलिंग कहाँ है? काउंसलिंग कहाँ है दोस्तों? बताइए दोस्तों। 26 का काउंसिल ऑफ द यूनियन, यूरोपीय यूनियन दोस्तों ये है दोस्तों ब्रुसेल्स में, ब्राजील के ब्रुसेल्स में है दोस्तों। डी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ये है दोस्तों पेरिस में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ डेवलपमेंट। थोड़ा मोड़ा याद रखिए दोस्तों, कभी कभी पूछिए देगा का ऐसे ही। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक प्रकाशन है दोस्तों, कौन करता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व व्यापार संगठन कौन करता है दोस्तों? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक द्वारा वार्षिक प्रकाशन है दोस्तों। कौन करता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। अगला दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, इसका उत्तर देखते हैं हम 28 का। देखिए दोस्तों, WIPO का मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है। और चौथा में क्या दिया है दोस्तों? WTO के न्यूनतम विकसित सदस्य देशों के लिए ट्रिप्स एग्रीमेंट के लागू होने की सामान्य तिथि 20 वर्ष की अवधि के लिए इस एग्रीमेंट के प्रावधानों को लागू करना आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों WIPO का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और दोस्तों इस तरह से हम इसका पहला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा है, कौन सही है? सही क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक अविशिष्ट एजेंसी है। तो है दोस्तों WIPO का मुख्यालय कहाँ है? तो हमने बताया स्विट्जरलैंड में। ये क्या लिख रहा है? रोम, तो इसलिए गलत। दी ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रिप्स एग्रीमेंट विश्व व्यापार संगठन WTO के सभी सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी है। बिल्कुल दोस्तों ये बाध्यकारी ही है। तो 1 और 3 सही है दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ईस्ट तिमोर 4 शतकों तक ब्रितानी उपनिवेश था दोस्तों। 1975 में यूरोपीय उपनिवेश ने ईस्ट तिमोर को इंडोनेशिया, अब दोस्तों ये नहीं आएगा, ईस्ट तिमोर की अब कहानी खत्म है। उस समय चर्चा में रहा होगा तो आ गया होगा। निम्न देशों में से एक की रुपया है दोस्तों। मुद्रा कौन? और रुपया मुद्रा हमारे अलावा किस देश में और चलता है दोस्तों? इसका बताइए दोस्तों। सेशल्स में दोस्तों अभी क्या स्थिति, अभी देखना पड़ेगा दोस्तों, शायद अभी भी रुपया ही चलता है क्या। देखिए तो भूटान की मुद्रा न्यूलंट्रम है दोस्तों, मलेशिया की रिंगरिट है और मालदीव की मुद्रा मालदीवियन रुपया है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया दोस्तों? भारत ही तो देगा। न्यूजीलैंड दिया था दोस्तों, न्यूजीलैंड। निम्न देशों में से किसने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया? याद रखिए दोस्तों, कहीं आ सकता है। न्यूजीलैंड ने 1893 ईस्वी में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, न्यूजीलैंड दिया था दोस्तों। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या का सही अवरोही क्रम, इसको छोड़ दीजिए दोस्तों। अगला दोस्तों, ये जो है मुख्यालय कहाँ है? विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? डाकिया जब दोस्तों डाक पहुंचाता है ना, तो धूप में बेचारा जो है, गर्मी के दिन में धूप में जो है जल जाता है, उसका बर्न हो जाता है। तो डी का 34 का क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। विश्व डाक संघ दोस्तों बर्न में है, डी का ऑप्शन 3 हो जाएगा दोस्तों। मैं याद किया हूँ दोस्तों, इससे मतलब डाक जब पहुंचाता है कोई
तो आपको गर्मी में जाता है और जो बेचारा का बर जाता है, मतलब जो है धूप से बर्न हो जाता है। ठीक। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय दोस्तों सभी लोगों को मालूम होगा, विकास कहाँ होगा दोस्तों? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है दोस्तों। ये का चौथा हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी दोस्तों। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी। याद रखिएगा दोस्तों इसको। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संघ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? अब एक ही बचा वियना, तो वहीं तो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक, देखिए दोस्तों ये चारों को याद रखिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हो सके पूछ दे, इससे ही जो है क्या गारंटी, रिलीवेंट भी है ये चारों। निम्नलिखित देशों में से किस एक में सरकारी शासन मुख्यतः दीर्घतम अवस्था के लिए सत्ता में रहा? अब ऐसा प्रश्न खत्म है दोस्तों। प्रदेश, प्रांत, समुद्र पार, भू भाग, ब्रिटिश कोलंबिया। चलिए दोस्तों इसको थोड़ा सा हम देख ही लेते हैं। 36 का ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का प्रांत है दोस्तों। ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का। अब बवारिया दोस्तों, बवारिया जो है जर्मनी का प्रदेश है। जिब्राल्टर दोस्तों यूके का समुद्र पार भूभाग है। और रोड आइलैंड दोस्तों यूएस का सबसे छोटा राज्य है, रोड आइलैंड। अगला दोस्तों देशों के नाम और देशों के पुराने नाम। देशों के नाम और पहले पुराने नाम क्या थे? बेनिन का पुराना नाम दाओमी था दोस्तों। बेनिन का पुराना नाम क्या था? दाओमी था। ए का 5वां हो जाएगा दोस्तों। बेलीज का ब्रिटिश नाम होंडुरास था दोस्तों। बेलीज का ब्रिटिश नाम क्या था? होंडुरास। तो बी का चौथा हो जाएगा दोस्तों। बी का जो है चौथा हो जाएगा। बोत्सवाना का बेचुआना। बोत्सवाना का क्या हो जाएगा दोस्तों? बेचुआना लैंड। और मलावी का क्या हो जाएगा दोस्तों? मलावी। मलावी का पुराना नाम न्यासलैंड है दोस्तों। मलावी का पुराना नाम क्या है? न्यासलैंड। अगला दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छोड़िए दोस्तों ये अब नहीं आएगा यार, ये 2004 में पूछा है। हो सके चर्चा में रहा होगा दोस्तों, इसलिए पूछ दिया होगा, अब कम उम्मीद है। अगला दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संघ का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय ही जान लेते हैं दोस्तों। आईएसओ का मुख्यालय जनेवा में है। अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संघ का मुख्यालय जनेवा में है। जान कहाँ बचेगी दोस्तों मानव की? जनेवा में। बस इतना काफी है दोस्तों इसमें। 40 का, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश आसियान का सदस्य नहीं है? अभी वर्तमान में दोस्तों आसियान को जाके पढ़िए, छोड़ दीजिए इसको। वर्तमान में क्या कंडीशन है आसियान की, वो जाके देखिए दोस्तों। अब क्या हम बताएं, अभी कहीं गलत हो गया, आप पढ़ के चले गए। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 1810 में लागू हुआ था? नहीं दोस्तों, 1776 में लागू हुआ था। 1776, 1787 में लागू हुआ था दोस्तों। 1787 में। पहला ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों ये जो है प्रश्न है ना, इनको हम ज़्यादा समय देके कोई आप पूरे पढ़ के आपको क्या फायदा। हम ये सोच रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर्स का काम जो है महत्वपूर्ण है वो निकाल लिया जाए। सभी राजस्व विधेयकों का आरंभ अमेरिकी कांग्रेस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में होता है। क्या लग रहा है दोस्तों? ये सही है दोस्तों। सभी राजस्व विधेयकों का प्रारंभ अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में होता है दोस्तों। बस ये दोस्तों गलत है, छोड़ दीजिए। ये रूस की संसद 42वां, रूस की संसद पार्लियामेंट फेडरल असेंबली कहलाती है। रूस संसद के काउंसिल ऑफ द फेडरेशन निचला सदन है। रूस संसद में उच्च सदन का नाम स्टेट ड्यूमा है। बताइए दोस्तों 42 का। हो सके दोस्तों ऐसा प्रश्न कभी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए दोस्तों मात्र पहला ऑप्शन सही है, ये फर्स्ट वाला सही है। रूस की संसद पार्लियामेंट फेडरेशन असेंबली कहलाती है दोस्तों। अगला दोस्तों, पार्लियामेंट का नाम नीदरलैंड के पार्लियामेंट, यूक्रेन, पोलैंड, जापान, इसके पार्लियामेंट की वो संसद को क्या बोलते हैं दोस्तों? नीदरलैंड के पार्लियामेंट को दोस्तों स्टेट्स जनरल बोलते हैं। यूक्रेन को सुप्रीम काउंसिलिंग बोलते हैं। पोलैंड को सेज्म बोलते हैं और जापान को डाइट बोलते हैं दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन।
मैन बुकर पुरस्कार। देखिए दोस्तों, मैन बुकर पुरस्कार ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के किसी भी देश के अथवा आयरलैंड गणराज्य के नागरिकों को प्रदान किया जाता है। इस समय मैन बुकर पुरस्कार की हमीदारी एक लंदन आधारित प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर कंपनी करती है। वर्ष 2004 में मैन बुकर पुरस्कार का विजेता एक दक्षिण एशियाई था। देखिए दोस्तों, मैन बुकर पुरस्कार के बारे में पूछता रहता है, थोड़ा सा इसको जो जिसको दिया जा रहा है उसके बारे में पढ़ लेना चाहिए दोस्तों। 44 का देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। 44 का, मैन बुकर पुरस्कार राष्ट्रकुल, कॉमनवेल्थ या आयरलैंड के नागरिकों द्वारा लिखे गए मौलिक अंग्रेजी उपन्यास के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है दोस्तों। 2004 के इस पुरस्कार के विजेता एलन एल। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, पहला सही है। मैन बुकर पुरस्कार ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के किसी भी देश के अथवा आयरलैंड गणराज्य के नागरिकों को प्रदान किया जाता है। अब दोस्तों ये सबको शायद दिया जा रहा है, हमारा भारत भी जीत सकता है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड जून 1945 में अंकित किया गया। भारतवर्ष 1945 से संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित है। और तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यास परिषद की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान व इटली से अलग हुए क्षेत्रों अथवा ऐसे क्षेत्र जो उस समय किसी देश के नियंत्रण में नहीं थे के मामले के प्रबंधन के लिए किया गया। बताइए दोस्तों 45 का क्या हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, भविष्य में आ सकता है। देखिए दोस्तों, पहला गलत है। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों? ये दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में अपनाया गया था। यूएनओ का चार्टर जून 1945 में कहाँ अपनाया गया था? सैन फ्रांसिस्को में। ये स्विट्जरलैंड बोल रहा है, इसलिए पहला तो ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों। दूसरा, भारत वर्ष सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित हुआ था। बिल्कुल दोस्तों सही बात है। और तीसरा भी सही बात है, संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यास परिषद की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान व इटली से अलग हुए क्षेत्रों अथवा ऐसे क्षेत्र जो उस समय किसी देश के नियंत्रण में नहीं थे कि मामले के प्रबंधन के लिए की गई थी। वो ऑप्शन 2 और 3 सही है, बी सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये हम वर्तमान का नाम पुराना नाम ये तो आने की संभावना कम है यार, छोड़िए यार, नहीं आएगा। फालतू का टाइम वेस्ट करके दिमाग में अपना एनर्जी क्यों डाल। यूपीएससी में दोस्तों जितना आप एनर्जी सही जगह सही तरीके से लगाएंगे सफलता उतनी जल्दी मिलेगी। फालतू की। बांडुंग, जहां अफ्रीकी एवं तथा एशियाई देशों का सम्मेलन हुआ जिसके फलस्वरूप गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई, कौन सा देश में स्थित है दोस्तों? गुट निरपेक्ष आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्तों? बांडुंग जो है कहाँ स्थित है? 47 का दोस्तों। इंडोनेशिया में एशियाई व अफ्रीकी देशों का एक सम्मेलन हुआ जिसके फलस्वरूप गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई दोस्तों। वह सम्मेलन हुआ था बांडुंग में। तो ये इंडोनेशिया हो जाएगा दोस्तों। अगला दोस्तों, 48 निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है दोस्तों? तमिल सिंगली विवाद हमेशा सुने होंगे दोस्तों। ये तमिल जो है प्रमुख भाषा है दोस्तों 48 का। सिंगापुर की मुख्य भाषा तमिल है। सिंगापुर की। अमेरिका मलय मंदारिनी के साथ साथ तमिल सिंगापुर की आधिकारिक भाषा है दोस्तों। सिंगापुर दे रहा है दोस्तों। 49वां, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक दिए गए देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा? तो ये छोड़िए दोस्तों इसको। 50वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? साइकेन रेल सुगंध, ये भी छोड़ दीजिए दोस्तों। निम्नलिखित देशों में से किस एक की राजभाषा स्पेनिश नहीं है? इसको देख ही लीजिए दोस्तों। कांगो गणतंत्र की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है दोस्तों। चिली, कोलंबिया, क्यूबा की आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। कामगाटा मारू दोस्तों, ये जो है जापानी जलपोत था जो यात्रियों को सिंगापुर से बेलकुल ले जा रहा था। यह सितंबर 1914 में कलकत्ता में रुका था दोस्तों। सी हो जाएगा, कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत। ये पार्टी वार्टी दोस्तों, ये कंजर्वेटिव, ये छोड़ दीजिए। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट में स्थित है दोस्तों? ऐसा प्रश्न आने की संभावना नहीं है। ये जो है सही सुमेलित करना है, यह भी नहीं आएगा। साबिक उत्पाद जूट, यह भी नहीं आएगा। म्यांमार की प्रस्तावित नई राष्ट्रीय प्रशासनिक मामला कौन है? यह भी नहीं आएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान नाइजीरिया से हैं।
दोस्तों अब कोफी अन्नान नहीं है, इसलिए ये अभी नहीं आएगा, छोड़ दीजिए। नोबेल पुरस्कार समारोह प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को संपन्न होता है। दूसरा दिया है, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार अन्य 5 क्षेत्रों जैसे भौतिक रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान तथा चिकित्सा विज्ञान, शांति तथा अर्थशास्त्र के पुरस्कारों के बाद में जोड़ा गया था। क्या होगा दोस्तों बताइए, थोड़ा 59 का बता दीजिए दोस्तों। खूब पढ़े होंगे, नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को मनाया जाता है, दिया जाता है, तो सही है दोस्तों। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बाद में 1968 में जोड़ा गया था दोस्तों। कब जोड़ा गया था, तो दूसरा तो ऑप्शन वैसे गलत है दोस्तों, पहला सही है। 60 का बताइए दोस्तों। अब 60 का, रुक जाइए, ये साफ नहीं दिख रहा है तो इस तरह करते हैं। निम्नलिखित चलचित्रों में से किस एक की सहयोगी नोबेल पुरस्कार विजेता पल बर्क थी? छोड़िए दोस्तों। लेक्चर्स फॉर कोलंबो टू अल्मोडा किसकी रचना? ये तो ठीक है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है 61 का कभी भविष्य में। लेक्चर फॉर कोलंबो टू अल्मोडा के लेखक स्वामी विवेकानंद थे, 1897 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। लेक्चर्स फॉर कोलंबो टू अल्मोडा, इसको याद रखिएगा दोस्तों। कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था दोस्तों? कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर, यह भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। फ्रेडरिक एंजल्स ने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में प्रकाशित किया था दोस्तों। फ्रेडरिक एंजल्स, बी ऑप्शन सही है दोस्तों 62 का। वोल सोइंका कौन है? वोल सोइंका कौन है दोस्तों? 63 का। नाइजीरिया के वोल सोइंका को 1956 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस श्रेणी के पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो अफ्रीका के व्यक्ति थे दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला दोस्तों, प्रसिद्ध कंपनी और कार्य क्षेत्र, ऐसा कोई बात नहीं है कि अब पूछा जाए। सूची महानिदेशक, ये भी अब नहीं पूछा जाएगा। अगला दोस्तों 66, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है दोस्तों, ये छोड़ दीजिए दोस्तों। 67 का, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सुख मृत्यु को वैध बनाया? सुख मृत्यु को सबसे पहले वैध कौन बनाया, जान लेते हैं दोस्तों। अब आ ही गया है तो बनाया था नीदरलैंड ने दोस्तों, नीदरलैंड। कौन सा क्या आविष्कार किया दोस्तों, ये भी थोड़ा सा आप जान ही लेते हैं। इसे तो आने का ऐसा यूपीएससी में अब कम चांस है, लेकिन यूपीएससी के निभाग को कोई क्रिस्टोफर दोस्तों हावरक्राफ्ट क्रिस्टोफर ने बनाया था। ठीक है दोस्तों। डेविड बुशनेल ने पनडुब्बी बनाई थी। जेसी पेरिया ने भाप तोप। तीनों सही है दोस्तों, इसमें ये ऑप्शन हो जाए। क्रिस्टोफर हावरक्राफ्ट, ये पूछा नहीं जाएगा दोस्तों। डावोस, जहाँ विश्व आर्थिक फोरम का वार्षिक सम्मेलन आयोजित होता है, कहाँ स्थित है दोस्तों? ये तो सब लोग जान रहे हैं, स्विट्जरलैंड में स्थित है दोस्तों। प्रति वर्ष जो है होता है आर्थिक फोरम सम्मेलन। अगला 70, रिक्टर स्केल एक लघुगणकीय लॉगरिथमीय मापक्रम है तथा इसके फलस्वरूप परिमाण मात्रक में 1 की वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणक को निरूपित करता है। दूसरा, रिक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक पठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक पठन की ऊर्जा से 100 गुना होती है। बोलिए दोस्तों 70 का। रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है दोस्तों। रिक्टर स्केल में 0 से 9 तक के अंक होते हैं। रिक्टर स्केल की प्रत्येक चरण की ऊर्जा अपने पूर्ववर्ती चरण से 32 गुना अधिक होती है। 100 गुना नहीं दोस्तों, 32 गुना। तो दूसरा ऑप्शन गलत, पहला सही है दोस्तों। 1 से 9 तक अंक होते हैं। 71 का दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से कौन एक नार्डिक परिषद का सदस्य नहीं है? नार्डिक काउंसिल के स्वतंत्र डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन है। यूनाइटेड किंगडम नहीं है दोस्तों। डी। 72 का, निम्नलिखित देशों में से कौन एक स्वतंत्र देशों के राज्य संघ CIS सदस्य नहीं? ये सब छोड़िए दोस्तों। आसियान देश वर्तमान में देखिए दोस्तों, आसियान जो है, अब ये सब भी कोई आने की संभावना नहीं है दोस्तों। चंद्रा कोच है। अगला देखते हैं दोस्तों। हाँ ये ठीक है दोस्तों। नाटो के बारे में दोस्तों इस बार हो सके प्रश्न आ जाए। नाटो के बारे में प्रश्न आने की संभावना है इस बार दोस्तों। नाटो को सही से पढ़ लीजिए। इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो के स्थान पर नई संस्था का नाम नॉर्थ अटलांटिक कोऑपरेशन काउंसिल
NSCAC है। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम वर्ष 1949 में नाटो की स्थापना के समय उसके सदस्य बने थे। बताइए दोस्तों 75 का। 4 अप्रैल 1949 को स्थापित उत्तर अटलांटिक संधि संगठन एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। क्या है? सैन्य संगठन है, अंतर सरकारी है, सरकारी अंतर सरकारी। इस संगठन में कुल 29 सदस्य देश हैं दोस्तों। इससे उत्तरी अटलांटिक अभी दोस्तों अभी जो है 29वां सदस्य स्वीडन जुड़ा है। अभी वर्तमान में जाके देखिए दोस्तों, इसके बारे में पढ़िए कितने सदस्य हैं। अगला दोस्तों, नैन्सी पेलोसी, मार्गरेट रेट। अब ये अभी वर्तमान में दोस्तों कौन किसका अध्यक्ष है ये जाके देख लीजिए। विश्व व्यापार का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का, अभी ये दोस्तों पुराना हो गया। ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, नेम शिखर वार्ता, एपेक्स शिखर वार्ता, जलवायु परिवर्तन, ये भी दोस्तों वर्तमान का देख लीजिए। चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति, अब कोई नहीं पूछेगा दोस्तों, चिली की पहला। इसके बाद कंपनी और कार्य क्षेत्र, ये भी नहीं पूछा जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से सही चित्र है दोस्तों, ये भी नहीं पूछा जाएगा। योम किपर युद्ध कौन से दल देशों के बीच लड़ा था, ये भी नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में कौन वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार था, ये पूछा जा सकता है। टिम बर्नर्स ली थे दोस्तों, 82 का। टिम बर्नर्स ली थे, 1980 में इन्होंने किया था दोस्तों आविष्कार, बहुत पहले। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, OIC का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, OIC का मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दा में स्थित है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी दोस्तों। मुस्लिम राष्ट्रीय देशों का संगठन है दोस्तों। 84वां, गेब्रियल गार्सिया मार्केज किस रूप में विख्यात हैं दोस्तों, ये दोस्तों अब आने की संभावना कम है। 1982 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये कोलंबिया के प्रमुख उपन्यासकार थे। तो ये भी छोड़िए। विज्ञान विश्व मामलों पर प्रवास सम्मेलन का प्रथम सम्मेलन 1957 कहाँ हुआ था दोस्तों, 85 का। तो ये हुआ था दोस्तों कनाडा के नोटा स्कोटिंग में हुआ था। कनाडा के विज्ञान पर विश्व मामलों में प्रवास सम्मेलन जो है कनाडा में हुआ था दोस्तों, नाटो निस्कोटिक कनाडा में। अब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कागज परिणाम श्रृंखला, ये नहीं आएगा दोस्तों। 87 का, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में कौन अपने बेटे के साथ भौतिक के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता है। उस समय होगा दोस्तों, हो सके पूछना का तो विलियम हेनरी बैंग में दोस्तों, ये सब कुछ आने वाला नहीं है। पूर्णांक संख्या दोस्तों, अधिपाष्टिक विद्युत उत्पादन, ये छोड़िए दोस्तों, ये भी नहीं आएगा। और व्यक्ति और क्षेत्र दोस्तों, ये भी नहीं आएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित देशों में किनके बीच अंगोड युद्ध क्षेत्र का कारण रहा दोस्तों, ओगांडे। तो दोस्तों अब ये वर्तमान में जो होगा वो आएगा, ये नहीं आएगा, यह भी नहीं आएगा। द मोसाद, हाँ दोस्तों ये सेवा अभिकरण है दोस्तों, ये हो सके। मोसाद दोस्तों कहाँ की है, ये आ सकता है दोस्तों कभी। देखिए दोस्तों फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस रूस की है, और चेचन्या भी दोस्तों रूस से ही संबंधित है, प्राइवेट आर्मी है रूस की। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी दोस्तों ये चीन की है। सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस ब्रिटेन की है। और द मोसाद इजराइल की है दोस्तों, द मोसाद इजराइल की है दोस्तों। नायमन 92 दोस्तों, नायमन अर्नेस्ट बोरलाग, नाम तो सुने होंगे आप लोग, जो भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से थे दोस्तों, अमेरिका के थे दोस्तों, कृषि वैज्ञानिक थे अमेरिका के। ये संगठन और संबंध व्यक्ति, ये दोस्तों इस समय वर्तमान में कौन किस संगठन का अध्यक्ष है, थोड़ा याद करके जाइएगा। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है दोस्तों, तेल का एक बैरल, ये ठीक है दोस्तों, प्रश्न आ सकता है कभी, कम से कम इतना तो। एक बैरल 42 अमेरिकी गैलन या 35 यूके गैलन या लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। तो हम अपना जान लेते हैं दोस्तों 159 लीटर के बराबर। ये दोस्तों गूगल, ये दोस्तों ये ठीक है, 95 का जान लीजिए दोस्तों, अच्छा है, प्रश्न भविष्य में भी आ सकता है। फ्रांसीसी कोलिंस मानव जीनोम मानचित्रण की खोज किए थे दोस्तों, फ्रांसीसी कोलिंस मानव जीनोम मानचित्रण की, ठीक। सब्जी विभिन्न गूगल सर्च इंजन
ये भी ठीक है दोस्तों। और जिमी वेल्स जो है विकिपीडिया से संबंधित है। तीनों सही है दोस्तों, 95 का तीनों सही है दोस्तों। डी ऑप्शन 1 2 3। जिमी वेल्स विकिपीडिया से, सब्जी विभिन्न गूगल खोज सर्च इंजन से दोस्तों। महत्वपूर्ण है, ऐसे लोगों को तो याद रखना ही चाहिए। विश्व आर्थिक मंच का संस्थापक कौन था दोस्तों? यह भी ठीक है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। विश्व आर्थिक मंच का संस्थापक क्लास श्वाब थे दोस्तों, क्लास श्वाब। 1971 में यूरोपीय प्रबंधन फोरम की स्थापना की है। 1987 में इसका नाम बदलकर विश्व आर्थिक फोरम हो गया। 1987 में इस फोरम का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी तरह के संघर्ष को समाप्त करना है दोस्तों। प्रसिद्ध व्यक्ति और देश, यह नहीं आएगा दोस्तों, यह भी नहीं आएगा दोस्तों। 99 G8 देशों के रूप में जाना जाने वाला वर्तमान राष्ट्र समूह, रूस को दोस्तों निकाल दिया गया है। रूस इसमें था 99 का दोस्तों, G8। देखिए दोस्तों, G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। इसके सदस्य देश थे फ्रांस, जापान, यूएस, कनाडा, इटली, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम। 1997 में रूस इस समूह में शामिल हुआ था तथा इसका नाम G8 हो गया था। अभी वर्तमान में भी रूस को निकाल दिया गया है दोस्तों। ये G7 देशों को याद रखिएगा दोस्तों, विकसित अर्थव्यवस्था है। जैसे फ्रांस है, जापान है, यूएस है, कनाडा है, इटली है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है दोस्तों। यूरोपीय संघ का सदस्य इस समय कौन कौन है दोस्तों, जाके पढ़ लीजिए। अब ये दोस्तों एशियाई विकास बैंक मुख्यालय किसका कहाँ है दोस्तों, ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस में है दोस्तों। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है दोस्तों। तो बी ऑप्शन सही है दोस्तों, एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग। ये गलत है दोस्तों, सिंगापुर में नहीं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस में है दोस्तों। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का मुख्यालय इंडोनेशिया में है। अगला, संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में दोस्तों 102 संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोसोम में 54 सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी दोस्तों। स्थापना कब हुई थी? 1945 में। तो बी ऑप्शन सही है दोस्तों। अभी वर्तमान में इकोसोम में कितने सदस्य हैं, जाके देखिए दोस्तों। ओगाडन क्षेत्र के लिए 2 देशों की लड़ाई हुई थी। ये दोस्तों प्रश्न रिपीटेशन कर दिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं, जब इतना महत्वपूर्ण है तो। इथोपिया और सोमालिया के बीच है दोस्तों। ओगाडन क्षेत्र जो है इथोपिया और सोमालिया के बीच है। आसियान के जितने सदस्य देश हैं दोस्तों, वो G20 के सदस्य देश हैं, G7 के। इनको थोड़ा याद कर लीजिए दोस्तों। तो ये याद कर लीजिएगा दोस्तों जाके, वेनेजुएला को छोड़कर दक्षिण अमेरिका का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य है? ओपेक का सदस्य देश भी याद कर लीजिए दोस्तों, पूछता ही रहता है। इक्वाडोर है दोस्तों इसमें। विभेद बैंक कहाँ है, यह नहीं पूछेगा दोस्तों। और ये भी छोड़ दीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 108 का देखिए दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं, बाकी 10 सदस्य महासभा द्वारा निम्नलिखित में से 10 अस्थायी सदस्य होते हैं दोस्तों। महासभा द्वारा निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए चुने जाते हैं? कितने वर्ष के लिए अस्थायी सदस्यों को? अस्थायी सदस्य आजीवन रहेंगे दोस्तों। जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक ये अस्थायी सदस्य, जब तक परिवर्तन नहीं होगा, बने रहेंगे। लेकिन 10 अस्थायी सदस्यों को चुना जाता है। वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए दोस्तों, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 109 दोस्तों, अंगटाड के अनुसार उपयुक्त में से कौन सा देश उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की है? अनकार्ड के बारे में जाके पढ़िए दोस्तों। अब 110 का दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त राष्ट्र से संबंध नहीं है दोस्तों? तो जो नहीं है उसी को देख लेते हैं दोस्तों। डी जो है नहीं है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक संयुक्त राष्ट्र से संबंध नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक जो है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये अंतर्राष्ट्रीय संघ से संबंध नहीं है। पहला सही है दोस्तों। बहुपक्षीय ये सब संबंध है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी। बी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निबंध, ऊपर भी पढ़ चुके हैं दोस्तों। सी अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद समझौता केंद्र,
इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक, ये नहीं है संबंध। विविक दोस्तों, विविक के बारे में तो सुने होंगे, इस समय विविक्स हो गया है। वर्तमान में चीन का सकल घरेलू उत्पाद अन्य तीनों के घरेलू उत्पाद से अधिक है। चीन की जनसंख्या किन्हीं, तो ये दोस्तों विविक्स के बारे में अभी जाके पढ़ लीजिए, तुलना उलना थोड़ा देख लीजिए। विवादों को सुलझाने हेतु संदर्भ बिंदु के रूप में प्रयुक्त अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानक के संबंध में WTO निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग करता है दोस्तों? किसके साथ सहयोग करके जो है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों के संबंध में WTO किसके साथ सहयोग करता है? विश्व व्यापार संगठन WTO को बोलते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के साथ सहयोग करता है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का गठन 1963 में FAO तथा WHO द्वारा हुआ था दोस्तों। ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला दोस्तों, राष्ट्रमंडल का कोई चार्टर, संधि या संविधान नहीं है और सभी राज्य क्षेत्र देश जो किसी समय ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्राधिकार शासन अधिदेश के अधीनस्थ थे, वे स्वतः राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए। बोलिए दोस्तों क्या हो जाएगा? यह भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। पहला ऑप्शन सही है दोस्तों, राष्ट्रमंडल का कोई चार्टर, संधि, संविधान नहीं है दोस्तों। लेकिन दूसरा, स्वतः नहीं बने दोस्तों, जो बनना चाहता था वो बना है दोस्तों। राष्ट्रमंडल की सदस्य सामग्री इंग्लैंड जिनको गुलाम बना रखा था दोस्तों, उन्हीं के लिए लाया था कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल। राज्यों का सांकेतिक प्रावधान स्वीकार करने के सिद्धांत और व्यवहारिक घोषणा 1991 के कुछ निश्चय प्रमुख सिद्धांतों को अपनाने पर आधारित होता है। ऐसे में कई क्षेत्र जो पहले ब्रिटिश अधिकार में थे, ब्रिटिश के गुलाम थे, किंतु राष्ट्रमंडल में शामिल नहीं हुए। इनमें मिस्र, इराक, म्यांमार, जॉर्डन, सूडान, US इत्यादि है दोस्तों। तो ये अपने मन के ऊपर था दोस्तों, ये नहीं कि आप स्वयं जो है सदस्य बन गए। भारत और यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय वार्ता के संदर्भ में यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय काउंसिलिंग के बीच क्या अंतर है दोस्तों? देखिए दोस्तों, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के समूह को यूरोपीय परिषद कहते हैं। यूरोपीय आयोग यूरोपीय संघ की नौकरशाही है दोस्तों। यूरोपीय आयोग यूरोपीय संघ की क्या है? नौकरशाही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बस समाप्त होने वाला है दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग कंफ्यूज हो गए। बंद अर्थव्यवस्था, उत्तर कोरिया बंद अर्थव्यवस्था है दोस्तों। न तो निर्यात न ही आयात। 115 हम बंद कर देंगे अपने आप को कमरे में, न किसी से बोलेंगे, न किसी से कुछ लेंगे, न कुछ देंगे। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। ऐसी अर्थव्यवस्था आंतरिक रूप से उपलब्ध साधनों पर निर्भर होती है। ये दोस्तों ऐसा कुछ है नहीं, उत्तर कोरिया भी लेन देन करता ही रहता है। बंद अर्थव्यवस्था आज के जीवन में कोई भी संभव नहीं है दोस्तों। अगला 116 देखिए दोस्तों, 116 तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में ब्रेंट कच्चे तेल के समाचारों में उल्लेखनीय है। यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है। यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है। यह सल्फर मुक्त होता है। कच्चे तेल के बारे में पूछा है दोस्तों 116 का। ब्रेंट का कच्चा तेल दोस्तों, ब्रेंट क्रूड ऑयल केवल एक तेल का वर्गीकरण है। यह इंग्लैंड के उत्तरी समुद्र में पाया जाता है। इस तेल में विभिन्न तेलों का मिश्रण और गंधक की मात्रा 0.37% है। यह गंधक की मात्रा 0.50% से कम है। यह तेल का उत्तम माना जाता है। ये उत्तम तेल है दोस्तों। पहला दूसरा सही है दोस्तों। यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है। यह उत्तरी सागर में प्राप्त किया जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में कौन सा सही है दोस्तों? सीधा ऑप्शन उत्तर बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। केवल सदस्य देशों को ऋण देगा, बाकी किसी को नहीं देगा दोस्तों। मुद्रा कोष विश्व की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर रखता है और जरूरत पड़ने पर तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो केवल सदस्य देश ऋण ले सकते हैं। केवल सदस्य देश ही ऋण, यह किसी भी देश को ऋण प्रदान करता है, गलत है दोस्तों। सी ऑप्शन हो जाएगा। यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। 118 किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य विश्व बैंक निर्धारित करता है। संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं और सेवाओं की मांग है से निर्धारित होती है। संबंधित देश की सरकार की स्थिरता से निर्धारित होती है। संबंधित देश की आर्थिक संभाव्यता से निर्धारित होती है। किसी मुद्रा का मूल्य, किसी देश की मुद्रा, जैसे हमारा रुपया है दोस्तों, वो
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका मूल्य कैसे निर्धारित होता है, उसकी योग्यता कितनी है, वो कितना योग्य जो है काम कर सकता है, कितना उसमें योग्यता है, वो कौन निर्धारित करता है दोस्तों। 118 का अच्छा प्रश्न है दोस्तों, भविष्य में 100% प्रश्न बनने की संभावना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा की कीमत का निर्धारण उस देश के द्वारा उत्पन्न वस्तुओं और सेवाओं की मांग से होती है। वो मुद्रा कितनी वजन होगी, कितना जो है उस वजन होगा दोस्तों, उस वस्तु वहाँ की वस्तुओं और सेवाओं की मांग से। जैसे अगर आपके देश से ज़्यादा लोग जो है मांग कर रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं, आपकी सेवाएं ज़्यादा ले रहे हैं, तो आपका मूल्य जो है बढ़ जाएगा दोस्तों। आपका मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं ना। यदि वस्तु या उत्पाद की मांग उच्च होती है तो मुद्रा मजबूत होती है दोस्तों। वर्तमान समय में भारतीय रुपये में गिरावट आई है, अभी गिरावट आई है, रियल में अभी भी गिरावट है दोस्तों। इसका कारण तेल की कीमत का बढ़ना। किसी मुद्रा की कीमत के निर्धारण करने से संबंधित देश की सरकार की स्थिरता की कोई भूमिका नहीं। देश की सरकार स्थिर है या अस्थिर है, इससे कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों। तो पहला दिया है विश्व बैंक निर्धारित करता है, नहीं दोस्तों, विश्व बैंक तो निर्धारित करता ही नहीं है। संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुएं एवं सेवाओं की कितनी मांग है, इससे निर्धारित होता है। बिल्कुल दोस्तों। तीसरा, संबंधित देश की सरकार की स्थिरता से निर्धारित होता है। सरकार की स्थिरता से नहीं निर्धारित होता है दोस्तों, संबंधित देश की आर्थिक संभाव्यता से निर्धारित होता है। बिल्कुल दोस्तों, आर्थिक संभाव्यता से निर्धारित हो सकता है, लेकिन सरकार की स्थिरता से कोई भूमिका नहीं होती है दोस्तों। जानते रहिए दोस्तों, याद कर लीजिए, ये प्रश्न आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं। आर्कटिक काउंसिल के सदस्य कौन है दोस्तों। 119 का, आर्कटिक परिषद एक उच्च स्तरीय अंतर सरकारी मंच है। आर्कटिक सरकार तथा स्थानीय निवासियों द्वारा महसूस किए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा करती है। इसमें 8 सदस्य देश हैं, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। अभी दोस्तों इसके बारे में थोड़ा जाके पढ़ लीजिए। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर एक चैत्र ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथि में से किस एक के अनुरूप है दोस्तों। शक संवत कैलेंडर के बारे में बताइए। 120 का दोस्तों। देखिए दोस्तों, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम चैत्र ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की 22 मार्च तक अधिवर्ष लीप ईयर 21 मार्च के अनुरूप है दोस्तों। ये ऑप्शन हो जाएगा, 22 मार्च और 21 मार्च के अनुरूप है। 121 का, मेकांग गंगा सहयोग में जो 6 देशों की पहल है, निम्नलिखित में से कौन से देश प्रतिभागी नहीं है दोस्तों। मेकांग गंगा सहयोग। अब दोस्तों इसका प्रश्न आने की संभावना नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से परमाणु शस्त्रों की अपसार संधि विषयक संधि ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसे सामान्यतः परमाणु अपसार संधि न्यूक्लियर ऑन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। एनपीटी की मान्यता के अनुसार परमाणु शस्त्र संपन्न राज्य न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है। जिसमें जो परमाणु रखते हैं वो कौन कौन देश हैं दोस्तों। चीन, फ्रांस, भारत, इजराइल, पाकिस्तान। 122 का, देखिए दोस्तों मैं बता देता हूँ। परमाणु अपसार संधि, ये बोलते हैं एनपीटी, की मान्यता के अनुसार चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन परमाणु शस्त्र संपन्न राष्ट्र हैं दोस्तों। कौन कौन है। भारत भी परमाणु संपन्न राष्ट्र है दोस्तों। भारत भी परमाणु संपन्न राष्ट्र है, लेकिन वह एनपीटी के सदस्य के रूप में अभी हासिल नहीं हुआ है दोस्तों। तो परमाणु अपसार संधि में कौन है। अमेरिका तो होगा भाई, इसका तो सोवियत संघ, रूस भी होगा, अभी रूस भी है, ब्रिटेन भी है, चीन भी है, फ्रांस भी है दोस्तों। अगला, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है दोस्तों। एमनेस्टी इंटरनेशनल 123 का दोस्तों। देखिए दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में पीटर बेंसन द्वारा ब्रिटेन में की गई थी। इसका मुख्यालय लंदन में। इस संस्था को 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। ये दोस्तों मानव के लिए काम करता है। 1978 में मानवाधिकार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है जो अपना उद्देश्य मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए शोध एवं प्रतिरोध करने एवं हर तरह के मानवाधिकारों के लिए लड़ने की
लड़ना बताती है दोस्तों, परंतु इस संस्था को हमेशा यह कहकर आलोचना की जाती है कि पश्चिमी देशों के लिए इस संस्था में हमेशा एक खास पूर्वाग्रह देखा जाता है। तो ये दोस्तों क्या है, बेहतरीन संस्था है दोस्तों 123 का। तो ये हो जाएगा विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा, विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। अगला दोस्तों 124, विश्व आर्थिक संभावना ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों? विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट दोस्तों विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। समाचारों में देखा जाने वाला यूरोपीय स्थिरता तंत्र क्या है दोस्तों? यूरोपीय स्थिरता तंत्र 125 का यूरोपीय स्थिरता तंत्र एक यूरोपीय संघ एजेंसी है जो यूरोजोन देशों या कठिनाइयों में नए बैंकों को ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। यू की एक एजेंसी है जो यूरो क्षेत्र यूरोजोनों के देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। यूरोपीय स्थिरता तंत्र जो समझ गए दोस्तों। रीजनल कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP, भारत अभी शामिल नहीं है दोस्तों इसमें। पद प्राय समाचारों में देशों के एक समूह के मामलों के संदर्भ में आता है। RCEP में कौन सा आसियान के सदस्य शामिल हैं दोस्तों इसमें, बी हो जाएगा ऑप्शन। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के 10 सदस्य, अभी दोस्तों वर्तमान में इसमें ज़्यादा सदस्य हैं, जाके देख लीजिए। जापान जो है, जापान भी है। अगला दोस्तों 127, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलते हैं दोस्तों? किसका मामला है दोस्तों? विश्व व्यापार संगठन शब्दावली है दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन शब्दावली में सब्सिडी सामान्यतः यातायात के कलर जो डब्बे में होते हैं से पहचाना जाता है। हरा अनुमति देता है, पीला धीमा गति या कम, लाल निषिद्ध, लाल जो है अवरुद्ध है दोस्तों। ये जो है WTO का मामला है दोस्तों, WTO से संबंधित है। 128 का हाल ही में IMF ने SDR बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव दिया है दोस्तों? SDR या ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मूल्य है 5 साल के अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की समीक्षा पर आधारित है। नवंबर 2015 की अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का फैसला है कि रेनबिन चीनी युआन को 1 अक्टूबर 2016 को प्रभावी रूप से SDR बास्केट में जोड़ दिया गया है दोस्तों। इसे उसी तारीख से SDR बास्केट में जोड़ा जाएगा। इस समय दोस्तों SDR जो है चीनी, जापानी, ब्रिटिश डॉलर, पाउंड, ब्रिटिश पाउंड, हमारा भारत दोस्तों ये SDR में शामिल नहीं है। अभी IMF के SDR में भारत का रुपया शामिल नहीं है दोस्तों। अमेरिका का डॉलर शामिल हो गया है, चीन का युआन शामिल हो गया है, जापान का येन शामिल है, ब्रिटिश का पाउंड शामिल है। पाउंड जो है पाउंड बोल दिया, लिख दिया इसमें। अगला दोस्तों अगला क्या था, कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला IFC मसाला बांड, देखिए दोस्तों। हाँ, IFC मसाला बांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन है? IFC मसाला बांड दोस्तों पढ़ लीजिए जाके थोड़ा, मसाला बांड क्या है। मसाला बांड में दोस्तों पढ़ना चाहिए आपको और जानना चाहिए। 129 का दोस्तों, विदेशी पूंजी बाजार में निवेश के लिए भारतीय रुपए में जारी किया जाने वाला बांड है। ये दोस्तों विदेशी पूंजी में निवेश के लिए, विदेशी पूंजी में निवेश के लिए, विदेश में जो है पूंजी निवेश करते हैं उसके लिए भारतीय रुपए में जारी किया जाने वाला बांड है दोस्तों। रुपया में ही जारी किया जाता है। IFC मसाला बांड कहलाता है। इससे पहले भारतीय कंपनियां इंटरनेशनल मार्केट में निवेश के लिए जो बांड जारी करती थी वह डॉलर में होता था, जिसके मूल्य में उतार चढ़ाव से भारतीय कंपनियों को क्या हो जाता था, नुकसान। अगला दोस्तों 130 का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना NPEC द्वारा की गई है। न्यू डेवलपमेंट का मुख्यालय शंघाई में है। बताइए दोस्तों। नया विकास बैंक NDB, पुराना नाम ब्रिक्स द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की गई है। BRICS, ब्रिक्स जान ही रहे होंगे इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का दोस्तों ब्रिक्स बना हुआ है। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। ब्रिक्स देश है। देखिए दोस्तों, पहला गलत है दोस्तों। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना NCP द्वारा की गई है, नहीं दोस्तों, ब्रिक्स बैंक द्वारा की गई है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में है, बिल्कुल दोस्तों शंघाई में ही है।
131 का दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी IMFC निम्नलिखित में से, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक वित्तीय समिति निम्नलिखित में से कौन सा सही है दोस्तों 131 का? देखिए दोस्तों, इसमें दोनों ऑप्शन सही है। IMFC अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति विश्व अर्थव्यवस्था में सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा करता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को उस कार्य की दिशा पर सलाह देता है। दूसरा, IMFC की बैठक में विश्व बैंक प्रक्षेप की भांति भाग लेता है दोस्तों। तो IMF विश्व अर्थव्यवस्था में सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा करता है दोस्तों। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उस कार्य की दिशा पर सलाह देता है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति और IMF यह जो है बैठकों में विश्व बैंक के पर्यवेक्षक की भांति भाग लेता है दोस्तों। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, कोई टेंशन। IMFC अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मंडल के पर्यवेक्षक और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली के प्रबंधन पर रिपोर्ट और सलाह देते हैं। यह कार्यकारी बोर्ड द्वारा समझौते के लेख में संशोधन के प्रस्ताव पर भी विचार करती है और बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा भेजे गए किसी भी अन्य मामले पर सलाह देता है। विश्व बैंक समेत अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं IMFC की बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेते हैं। समझ में आ गया दोस्तों इसके बारे में। अगला 132, व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक। भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है, किसने जारी की है दोस्तों? व्यापार करने की सुविधा। अब खत्म हो गया दोस्तों इसकी कहानी। व्यापार सूचकांक निर्देशन विश्व बैंक समूह द्वारा बनाया गया सूचकांक है। नहीं है दोस्तों, है अभी। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक विश्व बैंक द्वारा यह वित्तीय स्थिति पर आधारित सलाह रिपोर्ट है जो अपेक्षाकृत अधिक सुविधाओं पर आधारित न होकर विस्तृत निदान जैसे विकास, विभिन्न व्यापक आर्थिक मानकों जैसे सार्वजनिक ऋण, लेकिन अंतर्निहित और एम्बेडेड विशेषताओं पर आधारित है। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका, विश्व बैंक द्वारा। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन जारी करता है दोस्तों? विश्व बैंक जारी करता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से वे सूचक हैं जिनका IFPRI द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट बनाने में उपयोग किया जाता है? अल्प पोषण, शिशु वृद्धिरोधन, शिशु मृत्यु दर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालने में दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है? 133 का भुखमरी सूचकांक, विश्व भुखमरी सूचकांक दोस्तों इसको बोलते हैं, वैश्विक भुखमरी सूचकांक। देखिए दोस्तों, तीनों का अल्प पोषण कम मिलना, शिशु का लंबाई न बढ़ना और शिशु की मृत्यु दर, तीनों होता है। IMFC दोस्तों, IMFC अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, अभी यार 133 व्यापार। देखिए दोस्तों, व्यापार सूचकांक निर्देशित, एक मिनट दोस्तों, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 4 संकेतकों पर अल्प पोषण दोस्तों, बाल दुबलापन, बाल ठिगनापन, बाल मृत्यु दर के आधार पर। अल्प पोषण, कम भोजन, पौष्टिक तत्व न मिलना, बच्चे का जो है कुपोषित हो जाना, दुबला पतला होना, लंबाई के हिसाब से वजन के हिसाब से लंबाई न बढ़ना और बाल मृत्यु दर, मृत्यु हो जाना, ये सब दोस्तों 4 संकेतकों पर निकालता है भुखमरी सूचकांक। 134, भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन, इंडिया अफ्रीका समिट दोस्तों, इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। अब इसको आने की संभावना तो कम है दोस्तों, भविष्य में अब कोई होगा तब आएगा। तो 134 का दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो 2015 में हुआ तीसरा सम्मेलन था दोस्तों, इसको छोड़ ही दे दीजिए। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स जो प्राय समाचार में आया है, क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर 1971 में फ्रेंच डॉक्टरों के समूह द्वारा एक गैर सरकारी और गैर संगठन के रूप में की गई थी, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 2014-15 में इबोला प्रभावित प्रदेशों में उनके राहत कार्य के समाचार में आया था दोस्तों। यह एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों, ये गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन खाड़ी सहयोग परिषद गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का सदस्य नहीं है दोस्तों?
चलिए बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन खाड़ी सहयोग परिषद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का सदस्य नहीं है? दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा जाके। ईरान इस मध्य पूर्वी संगठन का सदस्य नहीं है दोस्तों। खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी छह मध्य पूर्वी देशों सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान के बीच राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है। तो ईरान को छोड़ के सऊदी अरब, कुवैत, ओमान है दोस्तों, बहरीन है, कतर है। ठीक। अगला दोस्तों, कभी कभी समाचारों में आने वाला बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसके मामलों के संदर्भ में? अफ्रीका संघ, ब्राजील, यूरोपीय संघ, चीन। ये तो सब लोग जानते होंगे। बेल्ट और रोड, बेल्ट और सड़क BR, एक बेल्ट एक सड़क जो OBOR या बेल्ट और सड़क पर चीन सर्वोपरि नेता जी जिनपिंग द्वारा प्रायोजित एक विकास रणनीति और रूपरेखा है, जिसका उद्देश्य पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और यूरेशिया के बीच संयोजन और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना है। डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित पर विचार कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए दोस्तों। कुर्द, बांग्लादेश, रोहिंग्या, म्यांमार, मधेसी नेपाल, रोहिंग्या, म्यांमार। कुर्द कहाँ के हैं दोस्तों? कुर्द मध्य एशिया में एक जातीय समूह है दोस्तों। इसका 2-3 तो ऑप्शन सही है दोस्तों। मधेसी जो है नेपाल से है, जिसे एरई बसी नेपाली भी कहा जाता है। नेपालियों की एक स्वदेशी जाति होती है तो जो दक्षिण एशिया बेल्ट में दक्षिण नेपाल तराई के मैदान इलाकों में मूल निवासी है। रोहिंग्या रखाइन म्यांमार से संबंधित है दोस्तों। ये पहला गलत है दोस्तों। अगला 139 का, रासायनिक आयुध निषेध संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। 139 का देखिए दोस्तों, OP इसका नाम हो जाएगा क्या? ये जो संगठन है दोस्तों, यह राज्य पुनः उभरते एवं हथियारों को रोकने के लिए रासायनिक उद्योगों पर निगरानी, राज्य दलों को रासायनिक खतरों के खिलाफ सहायता और संरक्षण प्रदान करना, सम्मेलन के कार्यान्वयन को मजबूत बनाने के लिए रसायन शास्त्र के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लक्ष्य को साझा करते हैं। इन्होंने 2013 में नोबेल पुरस्कार भी ये जीत चुका है दोस्तों। तो ये दोस्तों पहला क्या है? रासायनिक आयुध ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स दोस्तों, OPCW रासायनिक आयुध निषेध संगठन क्या है दोस्तों? पहला देखिए, यह यूरोपीय संघ का एक संगठन है जिसका नाटो और WHO में कार्यकारी नहीं दोस्तों। ये नाटो का संगठन नहीं है, ये नाटो का संगठन नहीं है दोस्तों। दूसरा, यह नए शस्त्रों से प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योगों का अनुवीक्षण करता है। बिल्कुल दूसरा सही है दोस्तों। तीसरा, यह राज्यों पार्टियों के रासायनिक आयुध के खतरों के विरुद्ध सहायता एवं संरक्षण प्रदान करता है। यह भी सही है दोस्तों। पढ़ लीजिएगा दोस्तों इसको, अभी जो है महत्वपूर्ण हो रहा है अभी भी। आवास और शहरी विकास पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन APMCHUD के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 140 का दोस्तों, दोनों गलत है दोस्तों। ऑप्शन छोड़ दीजिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में हम बता देते हैं दोस्तों। प्रथम APMCHDU जिसको बोलते हैं आवास और शहरी विकास पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ये क्या है दोस्तों? आवास और शहरी विकास पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली दिसंबर 2006 में एशिया प्रशांत में अस्थायी शहरीकरण के लिए एक दृष्टिकोण 2020 के विषय में के तहत किया गया। ये जो है ये सम्मेलन एक द्विवार्षिक सम्मेलन है, 2 वर्ष पर होता है दोस्तों। एशिया प्रशांत देशों के बीच आवास और विकास के क्षेत्र में सहभागिता और सहयोग के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है। यह UN हैबिटेट के तत्वाधानों और समर्थन की स्थापित किया गया है। यह आयोजन उन सदस्य देशों में से एक के द्वारा आयोजित किया जाता है जिनके प्रस्ताव को APMCHUD के पिछले सम्मेलन में सहमति है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका डी, दोनों गलत है। अगला दोस्तों, बेहतर नगरीय भविष्य की दिशा में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावास UN हैबिटेट के बारे में मुख्य भूमिका के संदर्भ में UN हैबिटेट क्या है दोस्तों? UN हैबिटेट देखिए दोस्तों, पहला संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावास को आज्ञापित
किया गया है कि वह सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से धाड़ियों एवं कस्बों और शहरों को संवर्धित करे, जो सभी को पर्याप्त आश्रय प्रदान करे। सही है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ऐसा किया गया। पहला सही है दोस्तों, पहला जो है सही है। दूसरा, इसमें साझेदारी सिर्फ सरकारी या स्थानीय नगर प्राधिकरण हो सकते हैं, नहीं दोस्तों, इसके अलावा और भी व्यक्ति हो सकते हैं, तो ये दूसरा गलत है दोस्तों। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावास यूएन जो शरणार्थी समस्या होती है उनके लिए है दोस्तों। सुरक्षित पेयजल, आधारभूत स्वच्छता तक पहुंच बढ़ाने, गरीबी कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के समग्र उद्देश्यों में योगदान करता है। बिल्कुल दोस्तों, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। 1 और 3 हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन। अभी हाल ही में 2017 में भारत सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र पर्यावास का अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों, इसलिए यह प्रश्न पूछा गया था। यह सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए भागीदारी, प्रासंगिक हितों धारकों, सभी सहयोगियों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र आवास नई सभी कार्य सूची लागू कर रहे हैं, जिसमें गोवा के सतत विकास की योजना है। इस कार्यक्रम में स्वच्छ जल, आधारभूत स्वच्छता और गरीबी कम करना भी शामिल है दोस्तों। अगला दोस्तों, व्यापक आधार युक्त व्यापार और निवेश करार, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ब्रिट, कभी कभी समाचारों में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच बातचीत के संदर्भ में दिखाई पड़ता है। देखते, व्यापक आधारभूत व्यापार और निवेश करार भारत और किस देश के बीच होता है दोस्तों? यूरोपीय संघ और भारत के द्विपक्षीय व्यापार निवेश समझौता है दोस्तों। यूरोपीय संघ और भारतीय द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते की श्रृंखला 2007 से शुरू हुई है दोस्तों। यह विवादास्पद बाजार पहुंच, निवेश संरक्षण तथा बौद्धिक संपदा परिवर्तन मुद्दों से संबंधित एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसे दो बड़े आर्थिक सहयोगियों भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय संघ और भारत बातचीत करते हैं दोस्तों। 2007 में बनाया गया था इसको। 143 का दोस्तों, सार्वभौम अवसंरचना सुविधा, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इसके बारे में बताना है दोस्तों। सार्वभौम, इसका सीधा ऑप्शन जान लीजिए दोस्तों, ऑप्शन बी है। गैर सरकारी क्षेत्र और संस्थागत निवेशकों की पूंजी का संग्रहण कर सकने के लिए विश्व बैंक का सहयोग है, जो जटिल अवसंरचना, सरकारी गैर सरकारी भागीदारों PPPs की तैयारी और संरचना निर्माण को सुकर बनाता है। मतलब जो है प्राइवेट सरकारी सब मिलके दोस्तों इसमें काम करते हैं। 143 का दोस्तों, इसके बारे में देख लीजिए। इसका आरंभ विश्व बैंक द्वारा किया गया है दोस्तों। देशों के आधारभूत बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने के लिए किया गया है। अगला दोस्तों 144, निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के साथ सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स कौन जारी करता है दोस्तों? ये तो सब लोगों को मालूम होगा। सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक की पहली रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच 2006 में जारी प्रकाशित किया था दोस्तों। इस संस्थान की स्थापना 1971 में की गई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा में अवस्थित है। इस संस्थान ने अपने सूचकांक में भारत को 87वां स्थान, ये दोस्तों अभी स्थान का नहीं मालूम है, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है दोस्तों, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। 145, हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद सिंपोजियम IONS के संबंध में क्या है दोस्तों? सही है, बी ऑप्शन सही है दोस्तों इसका। केवल दूसरा ऑप्शन, IONS एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्र तटीय देशों स्टेटस की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना चाहता है दोस्तों। हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद का उद्घाटन नई दिल्ली में 2008 में किया गया था। इसमें 2008 से 10 तक की अवधि के लिए भारतीय नौसेना को अध्यक्ष नामित किया गया था। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी परिसंवाद एक स्वैच्छिक पहल है जो क्षेत्रीय प्रासंगिक समुद्री मुद्दों पर चर्चा के लिए एक खुले और समावेशी मंच प्रदान करके समुद्र तटीय देशों की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने की कोशिश करता है। यह प्रक्रिया में यह नौसेनाओं के बीच जानकारी प्रदान करने की कोशिश करता है ताकि आगे बढ़ने पर समान समझ आपस में तथा किसी भी समस्या का समाधान हो सके। महत्वपूर्ण संगठन है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तृत जानकारी ले लीजिएगा। हो ही गया दोस्तों ये जो है, बाकी जो है अभ्यास भी करता है, उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए।
148 बिल्कुल हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में लाखों लोग या तो भयंकर अकाल या कुपोषण से प्रभावित हुए हैं और उनकी युद्ध सजातीय संघर्ष के चलते भुखमरी के कारण हो गया है, भुखमरी के कारण मृत्यु हो गया दोस्तों। वर्तमान में दोस्तों अगर पूछेंगे तो हम बोल सकते हैं फिलीपींस में, लेकिन जब ये प्रश्न पूछा है उसके अनुसार हो जाएगा दोस्तों यमन और दक्षिणी सूडान में। अभी भी स्थिति वही है दोस्तों, यमन और दक्षिणी सूडान में। बीबीसी न्यूज देखिएगा दोस्तों, बहुत स्थिति खराब है दोस्तों। 149 का कभी कभी समाचारों में उल्लेखित पद टू स्टेट सोल्यूशन दोस्तों, ये याद रखिएगा दोस्तों। अभी इजराइल और फलस्तीन में अभी जो है भयंकर जो है स्थिति खराब है दोस्तों। फिलिस्तीन के लोग भूख, पानी, दूध, दवा के बिना मर रहे हैं। तो ये दोस्तों इजराइल को 2 स्टेट में बांटने की बात करता है, फिलिस्तीन का हिस्सा देने की बात करता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा टू स्टेट सोल्यूशन दोस्तों। 150 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 और 182 अभिसमय किससे संबंधित है दोस्तों? 31 मार्च 2017 को कैबिनेट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 2 अभिसमय न्यूनतम आयु अभिसमय 1973 संख्या 138 और बाल श्रम का निकृष्टतम रूप अभिसमय और 182 को मंजूरी प्रदान की गई है। यह दोनों ही अभिसमय बाल श्रम से संबंधित है। किससे है? बाल श्रम से संबंधित है दोस्तों। अगला 151 जलवायु अनुकूलन कृषि के लिए वैश्विक संबंध ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, मतलब जलवायु जैसे जैसे परिवर्तित हो रही है कृषि को भी हम वैसे वैसे ढालें, तो इसी को बोलते हैं। इसके संबंध में कौन से कथन सही है दोस्तों? सही 151 का सही कथन बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका जो है केवल 20 सही है। जलवायु अनुकूल कृषि के वैश्विक संबंध दोस्तों में सदस्यता में कोई बंधनकारी दायित्व उत्पन्न नहीं है, कोई भी सदस्यता ले सकता है दोस्तों इसका। जलवायु अनुकूल कृषि के लिए वैश्विक संबंध का गठन 23 मार्च 2014 को न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2014 में किया गया था। इस संस्था में भागीदारी के लिए कोई शुल्क नहीं है तथा इसके सदस्य होने के नाते कोई बाध्यकारी दायित्व भी नहीं बनता है, कोई बाध्यता भी नहीं लगाता है और सदस्य अपनी विशेषताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप अपने विशेष स्वैच्छिक कार्यों को निर्धारित करते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, बी। अगला दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये भी दोस्तों याद रखिएगा, कभी कभी समाचारों में ये दोस्तों याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अलेप्पो दोस्तों सीरिया में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है अलेप्पो। यह शहर सीरियाई युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर नष्ट हो गया है। मजार शरीफ उत्तरी अफगानिस्तान में है दोस्तों। मजार शरीफ कहाँ है? उत्तरी अफगानिस्तान में है दोस्तों, इसको भी याद रख। किरकुक दोस्तों, किरकुक तथा मोसुल दोनों ही शहर इराक में स्थित है। किरकुक और मोसुल कहाँ है? इराक में स्थित है दोस्तों। तो बाकी दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, 1 और 4 सही है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व की सर्वाधिक प्रबल उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती है। दूसरा, विश्व की 1/3 से अधिक प्रबल वित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में मिलती हैं। तीसरा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रबल वित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में तंतु संघों का पोषण करती है। बताइए दोस्तों 153 का। तीनों सही है दोस्तों। विश्व की सर्वाधिक प्रबल उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती है। विश्व की 1/3 से अधिक प्रबल वित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्यों में मिलती हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रबल वित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का पोषण करती है दोस्तों। प्रबल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि इनके जीवित रहने के लिए उच्च तापमान 20 डिग्री से 21 डिग्री आवश्यक होता है। परंतु स्मरणीय रहे कि प्रबल न तो अति उष्ण जल में और न ही अति ठंडे जल में पनपते हैं। इंडो वेस्ट पैसिफिक तथा पश्चिमी अटलांटिक दोनों स्थानों पर विविध व प्रचुर में रीफ समुदाय पाए जाते हैं। विश्व की लगभग 1/3 से अधिक प्रबल वित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस में पाई जाती हैं दोस्तों। जंतु समुदाय को जितना पोषण उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से मिलता है उससे कहीं ज्यादा प्रबल वित्तियों से मिलता है दोस्तों। इसका ऑप्शन हो गया जी। हाल ही में 154 किस देश ने नाभिकीय आपूर्ति कर्ता समूह के सदस्य बनने का के क्या परिणाम होते हैं दोस्तों? अगर ना ये सदस्य बनेंगे तो इसका क्या परिणाम होगा? पहला दोस्तों, इसकी पहुंच नवीनतम और सबसे कुशल प्रौद्योगिकियों तक हो जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, इसकी पहुंच हो जाएगी दोस्तों। दूसरा, यह स्वयं नाभिकीय आयुध अप्रसार संधि का सदस्य बन जाता है। नहीं दोस्तों, स्वयं नहीं बनता है दोस्तों। स्वयं जो है
नहीं बनता है दोस्तों। इसके बारे में देख लीजिए दोस्तों। एनएसजी सदस्य देशों के साथ असैन्य कार्यों के लिए परमाणु प्रसार, परमाणु सामग्री व परमाणु तकनीकी के इस्तेमाल को सुनिश्चित करता है। एनएसजी के सदस्य देश स्वयं एनपीटी का सदस्य नहीं बनते हैं। इसके लिए एनपीटी पर अलग से स्वीकृति और हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। भारत ने अभी तक एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं दोस्तों। भारत अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया है दोस्तों। 155 वैश्विक प्रतियोगिता रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जीसीआर विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट है। 2004 में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक के आधार पर देशों की रैंकिंग प्रदान करती है दोस्तों। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच। 156 एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है दोस्तों? तो सही है दोस्तों पहला ही। AIIB के 80 से अधिक राष्ट्र सदस्य हैं, बिल्कुल दोस्तों। दूसरा तीसरा गलत है दोस्तों। एशियाई और संरचना बैंक AIIB की स्थापना 2015 में हुई थी। इसके सदस्यों की संख्या दोस्तों 97 है, 80 से अधिक हो गए। AIIB में चीन सबसे बड़ा शेयर धारक है दोस्तों। उसके बाद US है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस जैसे देश एशियाई से बाहर के सदस्य हैं दोस्तों। अगला दोस्तों 157 निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ये खत्म हो गया दोस्तों। अब ये इसको ही खत्म कर दिया है दोस्तों। कौन जारी करता है दोस्तों? यही पूछा होगा ना। विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक के उप सूचकांक है दोस्तों। ये दोस्तों इसको अब खत्म कर दिया गया, अब पूछेगा ही नहीं। 158 दोस्तों भ्रष्टाचार के विरुद्ध, इसमें क्या पूछा? उपयुक्त में से कौन सही है दोस्तों? सीधा हम सही देख लेते हैं दोस्तों 158 का। देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन जो है दूसरा और चौथा सही होगा। दूसरा UNCA। देखिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCAC एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचारी विरोधी बहुपक्षीय संधि है दोस्तों। यह बाध्यकारी है दोस्तों। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCAC क्या है? ये बाध्यकारी है दोस्तों। तो दूसरा ऑप्शन सही हो गया, दूसरा ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, मादक द्रव्य और अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC UNCAC के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करता है। इसके सदस्य UNCAC UNTOC दोनों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने में भी अनिवार्य है दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप जाकर पढ़ लीजिएगा। अगला स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है दोस्तों 159 का। गोल्ड ट्रांस सोने की मात्रा को संदर्भित करता है दोस्तों। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रत्यक्ष सदस्य देश के निधि के रूप में अपनी सदस्यता दायित्वों के हिस्से के रूप में योगदान देता है और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते समय आसानी से उधार ले सकता है। IMF अपने सदस्यों और उनके कोटा योगदान के माध्यम से वित्त पोषित है। आरक्षित किस्त मूल रूप में एक आपातकालीन खाता है जिसे IMF के सदस्य शर्तों पर सहमत हुए या सेवा शुल्क का भुगतान किए बिना किसी भी समय उपयोग किया जा सकता है दोस्तों। अगला दोस्तों 160 अंतर्राष्ट्रीय समझौता और विषय। 160 का सीधा उत्तर बताऊंगा दोस्तों, मुझे जल्दी खत्म करना है। देखिए दोस्तों, पहला जो है अलमाटा घोषणा, लोगों की स्वास्थ्य देखभाल किससे संबंधित है? बिल्कुल दोस्तों। और इसके बाद जो है दोस्तों दूसरा दोस्तों हेग समझौता। ये जो है हेग समझौता दोस्तों जो है ये गलत है दोस्तों। और तीसरा सही है, तलानोवा संवाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। देखिए दोस्तों, पिछले साल अक्टूबर 2018 में कजाकिस्तान के अस्ताना शहर में आयोजित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर वैश्विक सम्मेलन ने दुनिया भर को हेग समझौता दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो उन बच्चों को त्वरित वापसी को सुनिश्चित करती है जिनका अपहरण कर लिया गया है, उस जगह पर रहने से वंचित कर दिया गया है जहाँ वे रहने के अभ्यस्त हैं। अब उन 97 देशों ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं दोस्तों।
16 नवंबर 2017 को जर्मनी के बार्न में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC का आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन COP23 की अध्यक्षता फिजी सरकार ने की थी। इस सम्मेलन के अंत में तालनोवा संवाद के लिए कार्य योजना। दूसरा अंडर 2 दोस्तों, अंडर 2 गठबंधन क्या है? राज्य और क्षेत्रीय सरकारों का एक वैश्विक समुदाय है जो पेरिस समझौते के अनुरूप महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। गठबंधन 220 से अधिक सरकारों को साथ लाता है जो 1.3 बिलियन से अधिक लोगों को 43% वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। तो अब दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे समझौतन बच्चों के अपहरण से संबंधित है, उनको लाने के लिए, और अंडर 2 दोस्तों जो है जलवायु परिवर्तन से लिए है, तो ये बाल अधिकार से नहीं है दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? G20 के कौन कौन सदस्य हैं दोस्तों, जाके देख लीजिए। 50 बार ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, चीन, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, ये सब दोस्तों G20 के सदस्य हैं। ये दोस्तों निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन नदी और में जाकर मिलती है? कौन नदी किस में मिलती है दोस्तों? वोल्गा रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह कैस्पियन सागर में मिलती है। नौगम्य जलमार्ग प्रदान करता है दोस्तों। जम्बेजी नदी हिंद महासागर में मिलती है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार विक्टोरिया जलप्रपात है दोस्तों। इसका दोस्तों वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में मिलती है। जम्बेजी जो है हिंद महासागर में मिलती है। अगला दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि UNCDF और आर्बर डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को विश्व के 2020 वृक्ष नगर की मान्यता प्रदान की है। दूसरा, शहरी वनों को बढ़ावा और संपोषित करने के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए हैदराबाद का 1 वर्ष के लिए इस मान्यता हेतु चयन किया गया है। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 163 का 163 का कौन सा सही होगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसके बारे में जान लीजिए। हैदराबाद भारत का एकमात्र शहर बन गया है जिसे आर्बर डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा विश्व के वृक्ष के शहर के रूप में घोषित किया गया है। तो दूसरा दोस्तों सही है, पहला गलत है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही है? यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया है। दूसरा, पाकिस्तान की संविधान सभा ने यह मांग रखी है कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। क्या होगा दोस्तों? 165। 21 फरवरी 1999 को यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया गया। यूनेस्को सांस्कृतिक विभाग के लिए काम करता है, न कि यूनिसेफ के लिए। किसके लिए काम करता है? यूनिसेफ दोस्तों, सांस्कृतिक विभाग के लिए, यूनिसेफ के लिए नहीं। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों? गलत। 25 फरवरी 1948 को धीरेन्द्र नाथ दत्ता ने पाकिस्तान की संविधान सभा CAP में बंगाली को आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता देने का आग्रह किया था, लेकिन इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने बदल दिया था दोस्तों। 166 त्वरित वित्तीय प्रपत्र, रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, त्वरित ऋण सुविधा निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिया जाता है दोस्तों? त्वरित वित्तीय प्रपत्र, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट RFI, यह तेजी से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भुगतान संतुलन को तत्काल आवश्यकता का सामना करने वाले सभी सदस्य देशों के लिए उपलब्ध है। इस सदस्य देशों की विविध जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से IMF की वित्तीय सहायता को और अधिक लचीला बनाने के लिए व्यापक सुविधा के हिस्से के रूप में बनाया गया है। त्वरित ऋण सुविधा, रैपिड क्रेडिट सुविधा RCF, यह कम आय वाले देशों को बिना किसी पूर्ण शर्त के तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भुगतान संतुलन BOP की समस्या का सामना कर रहे एक अर्थपूर्ण आर्थिक कार्यक्रम में आवश्यक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रदान करता है दोस्तों। G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में क्या सही है दोस्तों? तो ये दोस्तों दोनों सही है। यह G20 और इसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है, और यह आधारणीय ऋण लेने वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है दोस्तों। दोनों सही है दोस्तों। पेरिस क्लब के साथ मिलकर G20 द्वारा समर्थित पहल है जो कम आय वाले, तो ये दोनों सही है दोस्तों। 168 तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य इसमें से 2 हैं,
अजरबैजान और उज्बेकिस्तान। तुर्की राज्यों के संगठन, जिसे पहले तुर्की परिषद या तुर्की भाषी राज्य सहयोग परिषद कहा जाता था, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें प्रमुख स्वतंत्र तुर्क देश शामिल है। अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्की और उज्बेकिस्तान दिए गए देशों में से हैं दोस्तों, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। 169 का सीधा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, सबके सब सही है। समुद्री कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के संदर्भ में दोस्तों, पहला, किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई को आधार रेखा से मापित 12 समुद्री मील से अनधिक सीमा तक अभिसमय के अनुरूप सुस्थापित करने का अधिकार है। दूसरा, सभी राज्यों को, चाहे वे तटीय हों या भूबद्ध भाग के हों, जहाजों को प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना रोक टोक यात्रा के अधिकार होते हैं। तीसरा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार उस आधार रेखा से 200 मील से अधिक नहीं होगा जहां से प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों, तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों 169 का। देखिए दोस्तों, प्रत्येक राज्य को अपने क्षेत्रीय समुद्र की चौड़ाई को 12 समुद्री मील से अधिक की सीमा तक स्थापित करने का अधिकार है, जिसे इसे कन्वेंशन के अनुसार निर्धारित बेस लाइन से मापा जाता है। कन्वेंशन के अधीन सभी राज्यों के जहाज, चाहे वे तटीय हो या भूबंद देश हो, जहां मतलब वो तट पर न हो, पूरी तरीके से भूमि से घिरा हो, समुद्र बिना रोक टोक यात्रा का अधिकार है। ठीक, अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ महासागर का एक क्षेत्र है जो आमतौर पर किसी देश के क्षेत्रीय समुद्र से 200 समुद्री मील 230 मील तक फैला हुआ है, जिसके भीतर एक तटीय राष्ट्र के पास जीवित और निर्जीव दोनों संसाधनों का अधिकार क्षेत्र होता है। यह ऑप्शन इसका हो जाएगा दोस्तों डी, 1, 2, 3 सभी है। निम्नलिखित कथनों पर अक्सर समाचार में उल्लेखित देश अंतोला निम्नलिखित पर सम्मिलित कीजिए दोस्तों। 170 का देखिए दोस्तों, अनातोलिया जो है, जिसे एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिम एशिया में एक बड़ा प्रायद्वीपीय और एशियाई महाद्वीप का पश्चिमी विस्तार है। यह आधुनिक तुर्की के प्रमुख भागों का गठन करता है। अम्हारा एक सेमेटिक भाषी जातीय समूह है जो इथोपिया के स्वदेशी है। पारंपरिक रूप से इथोपिया के उत्तरी पश्चिम हालैंड के कुछ हिस्सों में निवास करता है, विशेष रूप से अमराहा क्षेत्र में निवास करता है। काबो डेलगांडो मोजाम्बिक का सबसे उत्तरी प्रांत है, स्पेन नहीं है। कैटलोनिया स्पेन का एक स्वायत्त समुदाय है, अतः केवल 2, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। बाकी तो पढ़ दिए हैं दोस्तों, उसी से ध्यान कर लीजिए। अगला दोस्तों, निम्नलिखित कथनों, देखिए दोस्तों हमको बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं। वैसे भी दोस्तों ये सब प्रश्न आने वाले नहीं है, बस थोड़ा सा ये जान लीजिए कौन कैसा पूछा है। 171 का दोस्तों, इसका तीनों सही है दोस्तों। एशियाई और संरचना निवेश बैंक, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट परीक्षा किनका सदस्य है दोस्तों? भारत उपयुक्त में से किनका सदस्य है? तो एशिया और संरचना निवेश बैंक का है दोस्तों। परिक्षेय पास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था का मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का है दोस्तों। और तीसरा संघाई सहयोग संगठन, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तीनों का है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों अब थोड़ा विस्तृत है, पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। 172 का, इसका दोस्तों केवल दूसरा ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्षस्थ निकाय है और यह शहरी भारत की चुनौतियों का समाधान करके नव प्रवर्तन हल पर उपलब्ध कराता है दोस्तों। 73 का दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र प्रवर्तन समिति यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है दोस्तों? तो ये दोस्तों इसका ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों केवल तीसरा सही है। यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने में पूर्व सभी यूएन सदस्यों के प्रत्ययों का आकलन करता है दोस्तों। 174 का दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है दोस्तों? तो ध्रुवीय कोड का सर्वोत्तम वर्णन दोस्तों, ध्रुवीय जल राशियों में परिचालन कर रहे जहाजों के लिए यह सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है दोस्तों। 175 अंतिम नहीं है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीनों सही है दोस्तों। यूएन महासभा गैर
सदस्य राज्यों का पर्यवेक्षक स्थिरता प्रदान कर सकती है। अंतर सरकारी संगठन यूएन महासभा में पर्यवेक्षक की स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। तीसरा, यूएन महासभा में अस्थायी पर्यवेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कितना टाइम बचा है, 34। चलिए दोस्तों 5 मिनट और है हमारे पास, तब तक जो है हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत वर्णन कर देते हैं। 175 का देखते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासभा गैर सदस्य राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य संस्थाओं को अस्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा दे सकते हैं। कौन कौन? गैर सदस्य राज्य जो सदस्य नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य संस्थाओं को पर्यवेक्षक का दर्जा दे सकती है। कौन? यूएनओ महासभा। अस्थायी पर्यवेक्षक महासभा के सत्रों और कामकाज में भाग ले सकते हैं दोस्तों, ये भाग ले सकते हैं और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। दूसरा तो ये वाला दोस्तों ध्रुवीय वाला देख लेते हैं थोड़ा सा। ध्रुवीय वाला, ध्रुवीय कोड क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ध्रुवीय कोड में संचालित जहाजों के लिए IMO को अंतर्राष्ट्रीय कोड, समुद्र में जीव सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1600 और जहाजों में प्रदूषण रोकथाम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों के तहत अनिवार्य है। पोलर कोड में डिजाइन, निर्माण, उपकरण, परिचालन, प्रशिक्षण, खोज, बचाव और दो दबावों के आसपास के दुर्गम जल में चलने वाले जलायनों के लिए प्रासंगिक पर्यावरण संरक्षण मामलों को पूरी श्रृंखला शामिल है। ध्रुवीय कोड से संचालित जहाजों के लिए IMO का अंतर्राष्ट्रीय कोड, समुद्र में जीव सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 16 और जहाजों में प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है दोस्तों। इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति, यूनाइटेड नेशन, ये दोस्तों इसलिए पूछा गया था ना कि ये वर्तमान में चर्चा में था दोस्तों। ऐसा कुछ पूछा जाने की संभावना नहीं, फिर भी थोड़ा तैयारी रखिए दोस्तों। करंट अफेयर्स में जो वर्तमान में घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण घटी हैं, उनको तैयार करने की जरूरत है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोग इतने समय तक जो बने रहे हमारे चैनल पर। और आगे आने वाला समय दोस्तों भूगोल का ही होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास कि चैनल का ग्रोथिंग हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलते हैं अगले वीडियोज में।